हमारे पास दो तरह के क्या थे, दो तरह के विटामिन थे। एक को हमने क्या कहा, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और दूसरों को हमने क्या कह दिया, दूसरों को हमने ये कह दिया कि फैट सॉल्युबल वाटर। ठीक है, फैट्स में हमने देख लिया था हमारे लिए जो हमारे पास जो ऑयली प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास फैट सॉल्युबल, उनके अंदर जो विटामिन सॉल्व हो जाएंगे उनको फैट सॉल्युबल। अब इसको याद करने का तरीका एक याद रख लें, बीसी। बीसी, अब विटामिन ए बी सी डी ई के भी होता है विटामिन, ठीक है। तो हाँ, आपने बीसी क्यों याद रखना है ये अपना लिख लीजिएगा कि जो फैट वाटर सॉल्युबल आपके पास विटामिन हैं वो सिर्फ दो हैं। कौन से? बी सी। ठीक है, मैं स्लो ही बोल रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ लिखते जाओ कि आपके पास वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, बी और सी। और ये सवाल पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वो जो उसका दिल करता है वो पूछ ले आपसे। तो बीसी, बीसी याद रखना है आपने, बीसी बिफोर हमने क्राइस्ट पढ़ा था जो, तो वही बीसी याद रख लो कि बीसी वाले जो उनसे हैं, बीसी ये क्या है आपके पास, वाटर सॉल्युबल है। उसके अलावा जितने मार्केट के अंदर विटामिन मिलेंगे वो आपके पास फैट सॉल्युबल होंगे। तो आप इसको क्या कर लो, अपनी फहरिस्त बना लो कि बी सी में अब क्या आएगा। अब विटामिन, चले पहले फैट सॉल्युबल लिख लेते हैं। अब फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आएंगे, मैं अगर आप लोग खुद भी, शायद मैं मेरे बोलने से पहले आप खुद लिख लो, ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए डी ई के। तो ये अब आपको याद कैसे रहेंगे कि बी सी जब आपने याद किया होगा कि बी और सी वाटर सॉल्युबल है, उसके अलावा जितने हैं वो आपके क्या है, फैट सॉल्युबल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, अब वाटर सॉल्युबल में बी और क्या है, सी। विटामिन सी तो आपको पता है, उसको भी देख भी लेंगे। विटामिन सी के बाद जो बी है, बी के मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, बी में मैंने आपको बताया था कि आपके पास बी टू भी होता है। ठीक है, आपके पास क्या है, विटामिन बी वन भी है, बी टू भी है, बी थ्री भी है, बी फाइव भी है, बी सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, बी ट्वेल्व भी होता है। ठीक है, बी ट्वेल्व भी होता है, जो जो सा है उसकी, अगर बी ट्वेल्व आप ना लो तो आपको अनीमिया हो जाती है। ठीक है, तो ये बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाती है, तो ये भी एक बीमारी होती है इससे, तो ये आपने याद रखना है। तो ये जो से बी में जितने आएंगे, ए बी मैंने बताया बी वन टू थ्री फोर ट्वेल्व तक जाते हैं, बी ट्वेल्व तक। तो ये सारे जो से हैं ये आपके क्या हैं, बी वन से बी ट्वेल्व तक, ये सारे जो से हैं आपके ये क्या होते हैं, ये सारे जो से हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, और सी भी है, ठीक है। तो अब इसके सोर्सेज हमने देख लिए थे, मैं सोर्सेज दोबारा नहीं बताऊंगा, अगर आपको होगी तो आप बुक में से दोबारा भी देख सकते हैं कि विटामिन ए जो सा है ये आपको चीज में से, एग में से, ठीक है, ये जो आपके ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, इन सब में से क्या है आपको विटामिन ए मिलता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपके पास, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसको एग्जामिनर दूसरे कान से पकड़कर, नाइट ब्लाइंडनेस जो सा है वो क्या होती है, वो आपके पास होती है, इसे मेरे ख्याल में कहते हैं नाइटेलोपिया, इस तरह का भी इसको कहते हैं। मैं यहाँ इसके स्पेलिंग मेरे ख्याल में NYETALOPIA, नाइटेलोपिया, ठीक है। तो रात को इसकी बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस कह दें या नाइटेलोपिया जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज अभी आगे मैंने आपको आज आई स्ट्रक्चर भी पढ़ाना है, आज आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दिमाग भी पढ़ाना है, दिल भी पढ़ाना है, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखना है। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। तो उसमें जब आई आएगी ना, आंख आएगी आपकी, तो आंख का जब हम स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, कॉर्निया क्या होता है, रेटिना, ये सारी चीजें क्या और होती हैं, तो उसमें एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर आई। आंखों के लिए कौन सा विटामिन जो सा वो आपका जरूरी होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए। क्यों? अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो विटामिन ए जो सा है ये आंखों के लिए भी बड़ा मुफीद होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास विटामिन डी है, ये अभी हम फैट सॉल्युबल देख रहे हैं, ठीक है, फैट सॉल्युबल। विटामिन डी हमने कल ये भी आपको मैंने देखा था कि ये जो आपका क्या कहते हैं, ये भी इसकी जो से सोर्सेज हैं, एग वगैरह, फिश वगैरह, इन्हीं में से जो सा है आपके, और वो एक वो जो होते हैं उनको क्या अल्लाह भला करे, मशरूम्स, मशरूम्स में भी ये आपका जो सा है विटामिन डी पाया जाता है। तो ये अगर इसकी कमी हो जाए तो वो क्या है, रिकेट्स, ये हड्डियों की जो बीमारी होती है, रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स ये हमने पहले देखा था, तो ये आप एक अपने प्रॉपर अब उसके नोट्स में शक्ल में आपके पास आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि फैट्स क्या होते हैं। फैट्स आपके आयली प्रोडक्ट्स होते हैं, आयली प्रोडक्ट्स के अंदर जो हल हो जाएगा उसको फैट सॉल्युबल कहा जाएगा, ठीक है। जो आपके ऑयल्स हैं ये सारे ये आपके क्या हैं, फैट्स होते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको, ऑयली प्रोडक्ट्स आपके जितने हैं वो फैट्स होते हैं, उसके अंदर जो विटामिन हल हो जाएगा उसको क्या है, वो उसको फैट सॉल्युबल कहेंगे, और जो विटामिन आपका पानी के अंदर, सिंपल पानी के अंदर H2O के अंदर हल होगा उसको हम वाटर सॉल्युबल कहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद डी की कमी हो गई, रिकट्स हो गए आपको। विटामिन ई होता है, ई, ठीक है, विटामिन ई जो सा होता है आपके पास, तो ई जो सा है ये भी फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाए
तो क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी क्या, जिसको हम आम अपने अल्फाज के अंदर क्या कहते हैं, बांझपन। ठीक है, बांझपन जो सी है उसका। और विटामिन डी का जो सोर्स है, विटामिन डी ये आपका जो सूरज है, विटामिन डी के बारे में लिख लीजिएगा। विटामिन डी का जो सोर्स है वो आपका क्या होगा, विटामिन डी का सोर्स ये जो आपका सूरज है। कहते हैं विटामिन डी की कमी, सर्दियों में बैठे होते हैं तो कहते हैं विटामिन डी की कमी पूरी हो रही है, तो वो डी का सोर्स क्या है आपका, सूरज है। आप सूरज से जो सा वो भी विटामिन डी जो सा वो लेते हो, तो ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो विटामिन ई हो गया, मैंने आपको बताया कि अगर इसकी कमी हो गई तो इनफर्टिलिटी या बांझपन जिसे कहते हैं उसके बारे में कहा जाता है। फिर इंपॉर्टेंट है विटामिन के। विटामिन के ये भी आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन ग्रीन हरी भरी, ये जो पालक वगैरह हो गई जिनमें पत्ते होते हैं बड़े सब्ज सल सब्ज से, उन जो आपकी होती हैं उनके अंदर विटामिन ई मिलता है। ठीक है, और विटामिन ई जो सॉरी के मिलता है। और के जो सा है अगर इसकी कमी हो जाए तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, ब्लड जो सा है वो आपका क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो सी है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो ये आपका जो विटामिन के है उसकी डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। और बी, विटामिन बी जैसे है, अब विटामिन बी में बहुत ज्यादा आगे आते हैं। जो सिंपल बी की बात करें जिसको बी1 भी कहा जाता है, तो वो आपका जो सा है ये पोटैटोज जो आपके होते हैं, ठीक है, पोटैटोज उनके अंदर ये उनसे ज्यादा आपको मिलता है। और इसकी जो कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है उसे कहते हैं बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। तो विटामिन बी या बी1 सिंपल यही होता है, इससे बेरी बेरी आपकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वो हो जाता है। और उसके बाद जो है बी2 भी है। डी2 को मेरे ख्याल में कहते हैं राइबोफ्लोरिन आई थिंक कहते हैं, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो मेरे भी उसे पता होगा। तो विटामिन बी2 होता है राइबोफ्लोरिन, तो वो भी उसकी भी जो सा है आपके पास ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह उनमें से ही आपको मिल जाता है। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन बी2 की, तो इससे जो सा है ये आपकी जरा स्किन में जो से क्रैक्स जरा, वो हम कहते हैं ना कि वो जरा आपने देखा होगा कि जो मजदूरी भी करते हो लोग या जरा मेहनत मुशक्कत के बूढ़े जब हो जाते हैं तो क्रैक्स जरा जिल्द में पड़ जाते हैं, तो वो विटामिन बी2 की जो कमी हो रही होती है उसकी वजह से ये क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं। और उसके बाद आगे भी है आपके पास बी2 बी5, इन सबको छोड़ दो। ठीक है, इन सबको छोड़ दो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। अगर किसी को जरूरत होगी तो विटामिन बी की पूरी गूगल से सर्च कर लीजिएगा किसी अच्छी अथेंटिक वेबसाइट से जाके, तो बी1 बी2 को क्या कहते हैं, ठीक है, बी3 को क्या कहते हैं। इस तरह बी9 है जिसे फोलिक एसिड कहा जाता है, फोलिक एसिड बी9 को। ठीक है, तो अगर किसी को पढ़ने का शौक होगा इतनी डिटेल में जाने का तो वो आप लोग पढ़ सकते हो, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बी12 इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी12। ठीक है, तो बी12 जैसे मैंने बताया, बी12 जो सा इसके अंदर क्या होता है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया, अनीमिया एक बीमारी होती है, इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है। तो ये आप लोगों ने क्या याद रखना है, इसको अनीमिया को याद रखना है। और बी हमने देखा है क्या है, बी सी, ये आपके पास वाटर सॉल्युबल होता है। और एक सी बच गया, विटामिन सी। और सी आपको पता है सिट्रस, जो इतने आपके फ्रूट्स होते हैं, ये जो आपका क्या कहते हैं लीमू हो गया जिसको आजकल आग लगी हुई है, और आपके जो दूसरा किन्नू और माल्टा वगैरह, ये सारे ऑरेंजेस वगैरह, सिट्रस जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनसे, उनका ये सोर्स है, वहां से विटामिन सी आपको मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है उसको कहते हैं स्क्रवी, उसे क्या कहते हैं, स्क्रवी, SCURVY, स्क्रवी। तो स्क्रवी की जो बीमारी है वो इससे होती है, तो ये इसकी डेफिशिएंसी से ये आपने याद रखना है। अच्छा अच्छा, तो ये आपके विटामिन के बारे में थोड़ी सी चीजें थी। ठीक है, उम्मीद है ये सिंपल सी चीजें आपको जरा थोड़ा सा इसका फायदा हो गया होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अब हम जरा यहाँ से आए दोबारा अपनी बायो की तरफ, क्योंकि आज हमने एनाटॉमी को जरा थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो आज हम इसको देख लेंगे हमारे पास एनाटॉमी को, कि हमारे पास इसमें ह्यूमन की जो एनाटॉमी है वो क्या है हमारे पास। हमने कल उसमें देखा था कि कितनी आपके पास वो होती हैं, जी जी, इसी को ही कहते हैं, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को ही क्या, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अच्छा जी, सेल, ये सवाल एक दफा पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो सा है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर या लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है, तो एक सेल होता है। ठीक है, अच्छा, अब सेल से हमारी पूरी बॉडी सब कुछ ये बना हुआ है। इसमें ये दो चीजें आपने याद रखनी है, इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं और रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का एक ही काम होता है जी, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को अराउंड द बॉडी, ये आपने याद रखना है। और साथ इसका एक चीज लिख लीजिएगा, जो बड़ा फेमस सा सवाल है पीपीएससी को भी और एफपीएससी को बड़ा पसंद है, कि रेड ब्लड सेल का स्पैन, इनका जो लाइफ टाइम होता है कि कितने अरसे बाद ये डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो 120 दिन होता है। और ये जोन सा है बड़े सालों से यही सवाल पूछा जाता है। और ये आपने याद रखना है कि रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है आपके पास, वो 120 दिन होता है। और व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, ये जो आपके जितने जर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह उनसे आपके प्रोटेक्शन करते हैं।
ठीक है। और ये जो कहा जाता है कि उसके इस बंदे को जल्दी बीमारियां लग जाती हैं, तो उसका वो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसके वाइट ब्लड सेल जो है वो कमजोर है। और इनकी रेंज होती है, इनका लाइफ स्पैन जो सा होता है 5 से लेकर 21 दिन तक होता है। तो ये डिपेंड करता है, इसकी रेंज बहुत कम पूछी जाती है 5 से 21 दिन तक, ठीक है। इसमें कोई बीच में 10 भी कह देंगे, वो डिपेंड करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल। और इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज कह रहा हूँ, लाइफ टाइम जो इसका स्पैन होता है, कब ये खत्म हो जाते हैं, तो वो 120 दिन होता है, वो आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, उसके बाद जो सा ये भी देख लीजिएगा कि सेल सबसे पहले किसने यूज किया था, ये रॉबर्ट हॉकी साहब है, ठीक है। ये इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज में कभी काम आ जाती है, तो ये चीजों को अपने देख लेना। माइक्रोस्कोप, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू आप यूज करते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास अगर हम बात करें, ये सारी चीजें देख लेना, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इसको आप देख लोगे। हम चलते हैं जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ऑर्गन और आपके पास ग्लैंड, ठीक है, ऑर्गन और ग्लैंड, इसको तो हमने देख लिया था क्या क्या फर्क होता है। और ऑर्गन क्या क्या है, देखो दिल, आपका दिल का क्या काम है, पंप करता है ब्लड को, याद रखना। जो खून है आपका, ब्लड जिसे कहते हैं, वो आपका जो दिल है, जो दिल है वो क्या करता है, उसका काम सिर्फ पंप करता है, वो पैदा नहीं करता। पैदा कहां से होता है, आपकी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, जो गूदा होता है, मोस्टली वहां से पैदा होता है, ठीक है। तो आपका जो, और इसका क्या काम होता है हार्ट का, इसने सिर्फ पंप करना होता है। और हार्ट के अंदर हम देखेंगे, या बल्कि अभी देख लो, साथ लिखवा देता हूँ, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, ठीक है। आर्टरी और वेन के बारे में भी एक सवाल पूछा जाता है कि आर्टरी क्या करती है। आर्टरी का काम होता है, ए से याद रखो, अवे। आर्टरी का काम, उसने दिल से जो सा है, वो जो खून है उसको लेकर जाना है, ठीक है। उसका क्या काम है, खून को लेकर जाना, ए से अवे, ए से आर्टरी। और जो वेन है, वेन का काम क्या होता है, खून को वापस दिल के अंदर लेके आना है। तो ये इसका फंक्शन होता है, ए से याद रखो, अवे। तो ये सवाल कभी पूछ लिया जाए तो ए से दोनों का याद रखना कि आर्टरी का हमेशा फंक्शन क्या होता है, उसमें खून जो सा पंप करना होता है, अवे लेके जाना होता है हार्ट से। लंग्स, ये सारी चीजें भी देखेंगे। लीवर हमने कल देखा था, सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, ऑर्गन क्या है, लीवर है। सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, लीवर है, सॉरी ग्लैंड क्या है, लीवर है। और ऑर्गन हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी, वो आपकी स्किन है। तो ये हमने देख लिया था। उसके बाद जो सा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना हमारे लिए। तो ये सारे सिस्टम हमने पढ़ने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आज आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह आप खाना खाते हो, किस तरह होता होता बाइल जूस, ये सारा आपका होता होता किस तरह इंटेस्टाइन से होता। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नोज, ये क्या कहते हैं, लंग्स, लंग्स आपके क्या है, जो आप सांस लेते हो उसमें आपका लंग्स जरूरी है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका मेन क्या काम करता है, फूड पाइप है, ट्रैकिया वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी, स्टमक वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका दिल ही आएगा, वो हम देखें, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और नर्वस सिस्टम को हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन जो सा है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, ब्रेन में क्या हिसाब किताब है, हड्डियां वगैरह, ये सारा सिस्टम हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये तस्वीर देख लेना, ये देखो, दिल भी क्या अजीब सा है, सारी उम्र धड़कता है लेकिन थकता नहीं है बेचारा। तो ये एक शायराना किस्म की बात की हुई थी उसने। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी मेन चीज की तरफ, वो है आपका सेंस ऑर्गन। अच्छा, पहले ऑर्गन की तरफ, ये जो सेंस ऑर्गन है, इसकी तरफ मैं आपको जो सा इसकी तरफ अगर हम जाएं, तो आंख, आंख से स्टार्ट करते हैं। आंख से पहले अगर मैं थोड़ा सा, हम जिस्म की बात कर लें अगर, तो जिस्म के अंदर हड्डियां तो हमने देख ली थी, हड्डियां हमने देख ली थी ना। तो हमारे पास क्या है, सेल है, सिंपलेस्ट आपके ह्यूमन बॉडी जो बनी हुई है। और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। टिश्यू से मिलकर आगे ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन मिलकर आपकी एक बॉडी बना देंगे। ये सिंपल सी चीज है कि याद रख लेना, सेल, सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर आगे आपकी बॉडी पूरी, ये जो इंसान नुमा पुतला सा आपको मिलता है, वो आपकी पूरी बॉडी, ये सेल से बेसिक यूनिट इसका सेल होता है, फिर टिश्यूज और ये सारी चीज। इसमें हमने क्या देखा, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन आपकी, ग्लैंड आपका सबसे बड़ा क्या है, लीवर, डिफरेंट सेल से वो बना, सेम सेल से बना होता है, और लिक्विड स्क्रीट करता है, लिक्विड उससे खारिज होता है, उसको हम ग्लैंड कह देते हैं। जिससे लिक्विड खारिज होता है, वो हमारे पास हिस्सा क्या होता है, ग्लैंड होता है। ये कौन कौन सा लिक्विड खारिज होता है, ये हम अभी आगे देखेंगे जाकर। अच्छा जी, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, 60 से 70% पानी होता है। ये आपका सवाल है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कितने परसेंट पानी होता है, 60 से 70% पानी होता है। और जो आपका ब्लड है, ये जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर 95% जो सा है वो वाटर होता है। ये भी आपका सवाल है।
कि ब्लड के अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 95% आपका ब्लड के अंदर क्या है, वाटर की परसेंटेज। अच्छा, यहाँ ब्लड से मुझे याद आया, वो कौन से ग्रुप हैं, किसी को कंफर्म है, या मैं वो क्या कहते हैं जो आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं, आई थिंक यूनिवर्सल डोनर जो सा है वो तो ओ है, ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सा है वो ए बी नेगेटिव है, ये जरा मुझे कोई कंफर्म करके बताओ। हाँ, डोनर तो ओ है, ये तो कंफर्म है कि जो ओ है, ठीक है, ओ जो सा है वो आपका यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, और ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव नहीं है, ए बी पॉजिटिव नहीं है, ए बी नेगेटिव है मेरे ख्याल में कि पॉजिटिव है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये सिंपल ए बी है, देख सकते, ये मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ कि यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट, क्योंकि ये अभी आप लोगों का साथ ही ये चीज क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ओ नेगेटिव आपका, ओ नेगेटिव जो सा है, ओ नेगेटिव आपका हो गया डोनर, ठीक है, और ए बी पॉजिटिव जो सा है, ए बी पॉजिटिव वो आपका क्या है, वो आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है, और इसमें जो सा है ये आपने याद रख लेना, तो ये आपका कभी कभी सवाल जो सा वो पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव आपका क्या है, रिसिपिएंट हो गया, और ओ जो सा है आपका ओ नेगेटिव वो आपका क्या है, यूनिवर्सल डोनर। अब इसको याद कैसे रखना है, इसका सिंपल सा तरीका है, मुझे दूसरा भूल जाता है, जो डोनर वाला मुझे कैसे याद रहा कि डोनर के अंदर ओ आ रहे हैं, ओ दो दफा ओ आ रहे हैं, डी ओ एन ओ आर, तो ओ से आपने याद रखना है, ठीक है, ओ से आपने याद रखना है कि ओ आपका क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल आपका ओ क्या है, यूनिवर्सल आपका डोनर है, डोनर में ओ आ रहा है। 95% वाटर की परसेंटेज होती है आपकी किसके अंदर, 95% आपका वाटर है ह्यूमन ब्लड के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, हड्डियों की बात हमने की, तो 300 हड्डियां, जब बच्चा पैदा हुआ 300 हड्डियां थी उसके अंदर, फिर जब एक इंसान बन गया तो 206 हड्डियां बच गई, तो 206 जो हड्डियां बची उनकी अगर हम बात करें, 206 हड्डियों की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ 206 हड्डियों से याद आया, वाटर की बात कर रहा था, इससे पहले स्किप हो जाए, जो आपका दिमाग है, ब्लड के अंदर 95%, पूरी बॉडी के अंदर 60 to 70% वाटर, और जो आपका दिमाग है, ये जो आपका दिमाग है जो कि हमारा कभी कभी चलता है, वो 75% उसके अंदर वाटर होता है, जो आपका दिमाग है उसके अंदर, ह्यूमन बॉडी का जो दिमाग है, ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 75% वाटर। तो ये भी आपका इसका एवरीडे साइंस का एक सवाल है, बड़ा वन लाइनर साइंस, तो ये भी आप साथ लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो सा है, जो इन मर्द का दिमाग है, जो मर्द का दिमाग है वो भारी होता है, अब ये पता नहीं क्यों भारी होता है, तो ये आपने देख लेना। 1.5 जो सा है ना, सॉरी 1.5 कह रहा हूँ, बल्कि आपको मैं ग्राम्स में लिखवा देता हूँ, क्योंकि जो एवरेज वेट है ना दिमाग का, फीमेल और मेल इंसानों की बात कर रहे हैं, जो एवरेज वेट होता है दिमाग का वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3 पाउंड, या ये अगर हम कहें तो 1.5 किलोग्राम आपके दिमाग का वजन होता है एवरेज, ठीक है, तो ये एवरेज पूछ लिया जाता है। और बाकी वो मेल और फीमेल का एक आता है, वो आप देख लीजिएगा कि मेल जो है वो 1300 समथिंग ग्राम होता है, और जो फीमेल होता है वो 1100 समथिंग ग्राम होता है, तो इसकी एग्जैक्ट फिगर देख लीजिए, मेरे ख्याल में मेल जो सा है वो 1330 होगा या 1336 होगा, 1336 ही होगा मेरे ख्याल में, तो जो मेल का जो है वो है 1336, और बॉडी में भी मे बी, लेकिन वो एवरेज एग्जाम में जो सा हमारे पास ऑप्शन आती है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, 60 to 70% उसमें रेंज जो लिखी होती है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उसमें 60 to 70% वाटर की होगी, तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि 10 से 15 साल लग जाते हैं पीपीएससी और एफपीएससी को अपना वो जो एमसीक्यूज बैंक है उसको अपडेट करने में, ठीक है। तो बाकी अगर हम आगे चलें, यहाँ ब्रेन के ऊपर, ये इनके ऊपर बड़ी बात हो गई, और ब्रेन फिर मैं आगे आपको दोबारा डिटेल में भी पढ़ा दूंगा कि ब्रेन में 3 हैं, ये जो इसके पार्ट्स होते हैं, अभी आगे हम जाएंगे, फोर ब्रेन है आपका, फिर मिड ब्रेन है, और फिर हिंड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आगे आएंगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के अंदर 75% वाटर। अच्छा जी, बोन्स की बात करें, तो बोन्स बोन्स की बात करें, बोन्स यहाँ कहाँ है, इंसान कोई जीता जागता यहाँ है, चले मैं वैसे लिखवा देता हूँ आप लोगों को, बोन्स लिखवा देता हूँ, यहाँ जीता जागता इंसान नहीं भी मिलता तो खैर। अच्छा, जो आपका स्कल है, दिमाग ऊपर से खोपड़ी से शुरू करते हैं, जो हमारा खोपड़ा है, ठीक है, जो हमारा खोपड़ी है उसके अंदर 8 बोन होती हैं, उसमें क्या है, 8 बोन्स होती हैं, उसमें कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, और ये जो मैं खोपड़ी की बोन्स बता रहा हूँ
ये मैं आपको फेशियल, ये जो आपकी चेहरे के अंदर आपकी हड्डियां हैं उनको छोड़ के बता रहा हूँ, चेहरे की हड्डियां छोड़ के बता रहा हूँ, 8 आपके अंदर हड्डियां होती हैं, ठीक हो गया। और आपकी जो फेशियल बोन्स हैं, ये जो आपके चेहरे के अंदर हड्डियां होती हैं फेस के अंदर, वो मेरे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं तो वो आपके पास 14 बोन्स होती हैं। उसमें कितनी हैं? 14 बोन्स होती हैं। और दूसरी एक चीज याद रख लो, बाकी जो सा अगर मैं आपको बताऊं, ये बाकी भी बताऊंगा, यहाँ सिर्फ सिंपल एक चीज याद रख लो क्योंकि ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। जो 2 एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, जो आपने पूरे अपना वो क्या कहते हैं बोन्स वाले, उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका क्या है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, सॉफ्टेस्ट बोन कौन सी है, और आपकी लार्जेस्ट बोन कौन सी है, ये आपने याद रखना है। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो सी है स्मॉलेस्ट बोन और सॉफ्टेस्ट बोन, जो आपकी स्मॉलेस्ट और सॉफ्टेस्ट बोन जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, वो आपकी क्या है, वो आपकी कान के अंदर होती है। आपकी कान के अंदर होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसे स्टेप्स कहा जाता है, STAPES स्टेप्स, ठीक है, STAPES स्टेप्स। ये क्या है आपकी स्मॉलेस्ट बोन और सॉफ्टेस्ट बोन। इसका नाम कभी पूछ भी लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन का नाम बताएं, या सिर्फ इस तरह से सवाल फ्रेम किया जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन आपकी जो बॉडी के अंदर है वो किस हिस्से में है, तो याद रखना कान के अंदर है। और कान के अंदर 3 आपकी क्या है, ये अभी ये आपकी क्या है, यहाँ कान अभी आएगा, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ आई है ना, आई को हम देखते हैं, ये एयर, ये एयर आ गया आपका, ठीक है। तो इसका जो आउटर एयर है वो क्या है, उसको पिन्ना कहते हैं, ठीक है। उसकी एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, उसको एयर कैनाल कहते हैं। और उसके बाद एक मिडल एयर है जिसके अंदर आपका एयर ड्रम आता है। ये आपने याद रखना है, ये सारी चीजें ये पूछी जाती हैं। हैमर, एनविल, स्टिरअप, ठीक है। ये 3 इसके अंदर क्या है, 3 इसके अंदर जो बोन है, तो उसमें जो सा है ये आपने, और उसके बाद ये आपका क्या कहते हैं कॉकलिया, ये जो आ गया एड्री नर्व, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। इसका इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या है, वो आना चाहिए, ठीक है। और ये जो अपग्रेड 40 मिनट का टाइम, अच्छा चलो ये अभी टाइम रहता है। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। और ये जो तीनों हड्डियां हैं, ये जो तीनों हड्डियां हैं, इन तीनों हड्डियों को क्या कहा जाता है, ये स्टेप्स कहा जाता है। ये जो आपकी क्या है, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये देखो एनविल, हैमर और यहाँ स्टिरअप, ये नीचे ये, और ये सबसे सॉफ्टेस्ट जोन है आपकी, ये तीनों जोन हैं, ये आपकी बोन्स है। तो ये एयर के अंदर याद रखना है, जो कान है। और ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप इसको देख लोगे गौर से तो ज्यादातर लोगों को आता होगा, आउटर एयर, मिडल एयर, और मिडल एयर के अंदर ही आपका क्या आता है, ये एनविल है, आपका स्टिरअप है, एयर डम है, हैमर है, ये सारी चीजें यहाँ आ रही हैं। ये फंक्शन किस तरह से करता है, कैसे आवाज आती है, ये सारी चीजें, ये देखो साउंड वेव आई पिन्ना के अंदर, फिर एयर ड्रम है, फिर 3 बोन्स हैं वहां गई, ये तीनों बोन्स वही हैं जो आपके पास सॉफ्टेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन्स हैं। फिर कॉकलिया में गई, आर्टरी नर्व है, उसने उसको क्या कहते हैं डिटेक्ट किया कि क्या आवाज थी। आर्टरी नर्व ने क्या किया, उस नर्व ने ब्रेन को सिग्नल दिया कि इस भाई साहब ने या बहन जी ने ये चीज सुनी है, तो ब्रेन को पता लग गया कि ये आवाज जो उनसे मैंने आनी। तो इस तरह से आपके पास जो कानों में आपकी आवाज जाती है उसका ये फंक्शन है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने क्या रखना है, इसको याद रखना है। तो इसी तरह इसमें ये जो 3 हड्डियां आ गई, ये आपने इसके नाम आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट, ये मैंने हाईलाइट भी कर दी, आप इनको 1-2 दफा पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ये पिन्ना ये भी है, इसको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आंख को कर ही लें इससे पहले कि फिर ये इसको स्किप हो जाए। आंख की बात करें तो ये देखो, ये आपका सारा ये आयरस, कॉर्निया, पेपल, लेंस होता है आपका। लेंस कौन सा है ये आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ एक जनरल नॉलेज के लिए लिख लो, कन्वेक्स लेंस जो है आपकी आंख के अंदर होता है। रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सारा जो सा है ये आपका ह्यूमन आई का जो सा ये हिसाब किताब होता है, ठीक है। और आई ये जो आपकी क्या होता है, आई लिड्स कहते हैं, ये सिंपल चीजें आपको तो पता होंगी ये सारी चीजें। तो मेन पार्ट्स आपके पास क्या है, कॉर्निया जो आपको पता होना चाहिए, आयरस, पेपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व का भी काम क्या होगा, जैसे वहां हमारे पास अभी नीचे क्या थी ऑडिटरी नर्व, उसका क्या काम है, उसने कोई चीज को सुना, दिमाग को सिग्नल दे दिया कि भाई मैंने ये चीज सुनी है। और ऑप्टिक नर्व का काम क्या होगा, सबर सबर सबर, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, सबर करो अभी। ऑप्टिक नर्व का भी काम क्या होगा, ऑप्टिक नर्व का भी काम होगा, कोई चीज देखी, उसको अच्छी लगी है, जो भी चीज आपने देखी वो क्या करेगी, वो दिमाग को सिग्नल दे देगी, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें इन पार्ट्स की, तो इन पार्ट्स के अंदर अगर हम बात करें, एक तो मैंने आपको बता दिया, एक तो मैंने आपको क्या, इसके अंदर आंख है, इसके अंदर 7 हड्डियां होती हैं, बोन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या है, 8 हड्डियां होती हैं, सॉरी 7 हड्डियां, 7 बोन्स होती हैं ह्यूमन आई के अंदर। अच्छा टेंशन ना लो, लेक्चर आपको ये दे दूंगा, रिकॉर्डिंग इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर कोई स्पीड में कोई चीज स्किप भी हो जाएगी तो बजाय वो इसके के उसको स्किप कर दो, फिर बाद में रिकॉर्डिंग से इसको देख लेना, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन ना लो आप। अगर कोई चीज स्किप भी हो रही है तो
वो जो सा है वो मैं आपको करवा दूं, वो आप बाद में कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी अगर हम बात करें, कन्वेक्स लेंस जो सा, ये जो लेंस है ये पूछ लिया जाता है कि आंख के अंदर कौन से लेंस की टाइप है, कनकेव या कन्वेक्स, ये भी आज आगे आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। तो ये लेंस की मैंने टाइप बताई है कि कन्वेक्स होता है, ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है। अच्छा जी, अब ये आयरस क्या है, ये जो आयरस साहब है, ये आयरस याद रखना, ये जो आपकी आंखों का कलर है, लाल पीला नीला, ठीक है, काला सफेद, जो भी आपका रंग है, ठीक है, वो आपका आयरस जो सा ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कलर के लिए। बिल्ली आंखें, सफेद आंखें, कोई भी आंखें हैं, ठीक है, प्यारी आंखें हैं, जिस तरह की भी आंखें हैं, वो क्या है, वो आयरस रिस्पॉन्सिबल होगा चेंज ऑफ कलर ऑफ आई के लिए। जो आपका आई आंखों का कलर है वो आयरस जोन सा है, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और यहाँ आया आपका कॉर्निया, ये भाई साहब ये कॉर्निया, ये कॉर्निया क्या है, ये कॉर्निया आपका डोनेटेबल पार्ट है। जो अभी आलिया ने पूछा कि सर डोनेट, जो हम कहते हैं कि किसी ने अपनी आंखें डोनेट कर दी, तो ये जो कॉर्निया होता है ये डोनेट किया जाता है, याद रखिएगा कि आपका जो कॉर्निया है, कॉर्निया क्या है, ये डोनेटेबल पार्ट है। इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है और यही सवाल पूछा जाता है एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट के साथ कि डोनेटेबल पार्ट ऑफ आई कौन सा है, तो कॉर्निया होता है आपका। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद तो ये जो रेटिना है ये सारा आपका इंटरनल, ये आपका क्या है, ये एक्सटर्नल, ये बाहर का आउटर है सारा। तो यहाँ रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, ये आपका इंटरनल है। रेटिना का याद रखिएगा, रेटिना क्या है, ये आपका ये इंटरनल पार्ट है। और ये क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये फॉर्म करता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने कोई चीज देखी, ठीक है, अब वो चीज का जो इमेज आपके सामने बना, वो आपका क्या फंक्शन करता है, रेटिना का ये काम होता है कि ये फॉर्म्स एंड इमेज, ये आपका एक इमेज बना के देता है आपको। तो ये रेटिना का ये फंक्शन होता है, ठीक है, रेटिना ने ये काम करना है। फिर ऑप्टिक नर्व, वही मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगी, ये आपके पास वही जो चीज देखी, ये आपके पास उसको, क्योंकि मेन तो ब्लड ही सर्कुलेट हो रहा होता है ना, ब्लड के थ्रू ही सिग्नल सब कुछ जा रहे होते हैं, तो ये ब्लड सप्लाई का भी काम कर रही होती है, ये नर्व्स जितनी है। और साथ इसने क्या है, ब्रेन को सिग्नल भेजना है कि भाई मैंने ये चीज देख ली है। तो ये आपका ऑप्टिक नर्व का काम है। अब हमारे पास क्या है, रेटिना आ गया, ठीक है। और ये हमने देख लिया कि ये क्या कहते हैं, वीएन वगैरह, जो आपकी ऑब्जेक्ट आपने जो देखा उसका काम करता है। और ये जो आपकी क्या कहते हैं, लेंस है, ये आपका क्या है, लेंस। तो लेंस से जो सा है लाइट भी इसके ऊपर ही जाती है, ये आपकी लेंस से जो सा है लाइट भी रिसीव करती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो रेटिना के अंदर क्या होता है, रेटिना के अंदर एक चीज होती है, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम होता है मैक्यूला, MACULA। यहाँ में भी कहीं नीचे लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ तो मैं, रेटिना, ये इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे लाइट, और हाँ, और रेटिना का याद रखना लाइट सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव पोर्शन, जैसे डोनेटेबल पार्ट का पूछा है ना, इस तरह आंख का लाइट सेंसिटिव पोर्शन कौन सा है, वो आपका रेटिना है। ये भी सवाल है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये लाइट सेंसिटिव क्या है, ये आपका लाइट जोन सी है, ये लाइट सेंसिटिव पोर्शन है, ये भी सवाल पूछा जाता है। अब रेटिना के अंदर यहाँ क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो ये इसके अंदर एक चीज होती है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ रेटिना, उसका नाम क्या है, मैक्यूला, MACULA। सेंटर ऑफ रेटिना को क्या कहा जाता है, उसका नाम होता है मैक्यूला। अब मैक्यूला मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैक्यूला के अंदर जोन से हैं दो चीजें होती हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कलर्स को। अब पूछा जाता है कि वो दो चीजें क्या हैं जिनके थ्रू आप कलर आइडेंटिफाई करते हो। अब कैसे, मेरी आंख को कैसे पता है कि मैंने सब्ज रंग देखा है, मैंने लाल रंग देखा है, मैंने काला हरा कोई भी रंग देखा है। तो वो रेटिना के अंदर दो चीजें होती हैं, उनको कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स, RODS और CONES, रॉड्स एंड कॉन्स। ये जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कलर्स। और ये आपका एक MCQs है कि सवाल क्या पूछा जाता है कि आपका, एक तो याद रखिएगा रोड्स एंड कॉन्स, RODS, रोड्स एंड कॉन्स, ये क्या है, दीज आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ मैक्यूला। और मैक्यूला क्या है, मैक्यूला रेटिना का हिस्सा है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, रेटिना के अंदर मैक्यूला, और मैक्यूला के अंदर क्या है, रॉड्स एंड कॉन्स। और रॉड्स एंड कॉन्स का फंक्शन क्या है, ये आपके आइडेंटिफाई करते हैं कलर्स। और ये मैं बता चुका हूं कि ये आपका भी रिपीटेड सवाल है, रिसेंटली पूछा गया था कि मैक्यूला के अंदर, एक तो कि मैक्यूला के जो रोड्स एंड कॉन्स किसके अंदर होते हैं, तो ये इंटरनल पार्ट है मैक्यूला के, और इनका फंक्शन क्या है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कलर्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो सा है, और मैक्यूला और सॉरी रोड्स और कॉन्स का भी आगे सुन लें, ये भी सवाल है। ये जो आपका रोड्स होता है, RODS, रॉड से याद रख लें, ये आपका ब्लैक और व्हाइट जो कलर है ना, ब्लैक और व्हाइट मोस्टली कलर्स जो से हैं, या इन्हें कहता है लो लेवल कलर्स, ब्लैक और व्हाइट लो लेवल कलर इनको कहा जाता है जो साइंस की टर्मिनोलॉजी में। तो रोड्स आपके जौन से हैं वो लो लेवल कलर को पिक करेंगे, ब्लैक और व्हाइट को। और जो कोन्स हैं, CONES, कोन्स, ये आपके हाई लेवल कलर्स को पिक करेंगे, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। इस तरह के जो जरा शौक से कलर हो गए, हाई लेवल कलर, उनको आपके कोन्स पिक करेंगे। तो ये भी सवाल है, ये भी आपने याद रखना है, रोड्स और कोन्स का फंक्शन जो है ये आपने याद रखना है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें अगर हम बात करें तो आई के रिलेटेड दो और चीजें हैं, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये ऑप्टिकल नर्व, ये सारे जो हैं इनका फंक्शन, ठीक है। ये जो आपका होल होता है आइरस के अंदर, मिडल के अंदर, ये भी सवाल, उसको क्या कहा जाता है, उसे पीपल कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये कलर्स मैंने आपको बता दिया, कलर्ड पोर्शन, कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइरस की होती है, ये सारी चीजें आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। और ये आपका कॉर्निया आ गया, डोनेटेबल पार्ट आ गया, ठीक है। ये सारी चीजों को आप लोगों ने ये देखा, ट्रांसपेरेंट पार्ट भी यही होता है। इसके में ये भी याद रखना, ट्रांसपेरेंट पार्ट कौन सा होता है, उसको भी कॉर्निया कहा जाता है। ये सारी चीजें आप देख लेना, उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी आंखों के बारे में। ये भी यहाँ देखो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, लाइट रे आई, कॉर्निया में गई, फिर पेपल में गई, उसके बाद लेंस, लेंस ने इमेज बनाकर क्या दिया, इमेज बनाकर उसने रेटिना को दिया। अब रेटिना के अंदर क्या है, मैकुला है, और बाकी उसके अंदर आगे रोड्स एंड कॉन्स है, उसने वो किया, और आगे से उसने ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को बता दिया कि भाई साहब या बहन जी मैंने ये चीज देखी है। उसके बाद लास्ट दो चीजें आई के रिलेटेड, आई के एक तो मैंने विटामिन ए का बता दिया था, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब उस अगर ना हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और एक दूसरी चीज याद रखो, अगर थोड़ा सा इसमें अपना कॉमन सेंस यूज करो, तो एक हमने चीज सुनी है कि यार ये बंदा जो सा कलर ब्लाइंड है, तो अगर कलर ब्लाइंड है तो उसका क्या मतलब होगा, कलर ब्लाइंड का मतलब ये होगा कि ये जो आपके पास मैक्यूला है उसके अंदर रोड्स एंड कॉन्स हैं, ये काम उसका सही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपने चीज याद रखनी है। और मीटिंग का आई थिंक टाइम खत्म होने वाला है, तो एक सेकंड जरा रुको। अच्छा जी, आंखों की बात कर रहे थे, तो उसमें दो चीजें एक आपने याद रखनी है। एक बीमारी, इनके हवाले से दो सवाल पूछे जाते हैं, एक है माइओपिया और एक है आपके पास हाइपरोपिया, ठीक है। माइओपिया या हाइपरोपिक, इस तरह की ये बात है। अब माइओपिया जो सा है ना, माइओपिया, तो माइओपिया जो सा है, ये वर्ड, ये डिफरेंट टर्म्स में भी यूज होता है। अच्छा, माइओपिक क्या है, माइओपिक के आगे लिख ले तंग नजरी। हम इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज करते हैं कि यार इसकी ना माइओपिक सोच है। इसका वियन, ये जो लीडर है ना, ये वियन, इसका जो लीड, ये जो लेट्स सपोज एबीसी, कोई एबीसी लीडर है, इसके पास कोई विजन नहीं है, मायोपिक विजन है। तो जब हम कह रहे होते हैं मायोपिक विजन है, उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि ये कोई 10 15 20 सालों की सोच है, ये कल की सोच रहा है, इलेक्शन जीत जाऊंगा, कुछ ये कर दूंगा, ठीक है। तो इसके पास का विजन है। तो मायोपिक बंदा क्या होता है, मायोपिक बंदे के बाद इसको अब कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है नियर साइटेडनेस। आप सब लोग लिख भी रहे हो, नियर साइटेडनेस सबने बताया भी है। इसका मतलब क्या होता है, याद रखना कि वो बंदा सिर्फ पास की सोच सकता है, दूर की नहीं सोच सकता। कि जिसको मायोपिया होगा या मायोपिया की डिजीज होगी, तो उसका क्या मतलब होगा कि नियर साइटेडनेस से आपने याद रखना है कि तंग नजरी का क्या मतलब है कि दूर नहीं देख सकता, पास की चीजें देखेगा, पास की उसे हर चीज नजर आएगी, करीब नजरी, ठीक है, सिर्फ करीब की चीजें देख सकता है, दूर की चीजें नहीं देख सकता। तो ये मायोपिया होता है। और मायोपिया जो सा है, इसको खत्म करने के लिए अगर आप किसी को आंख की मायोपिया की बीमारी हो, एक तो मैंने ये जनरल एग्जांपल दी ना, तो जो मायोपिया को खत्म करने के लिए सवाल जो ये पूछा जाता है कि मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, इसको मायोपिया कहा जाता है। तो इसको खत्म करना है तो क्या यूज करोगे, कनकेव लेंस यूज करोगे। क्योंकि सर कनकेव लेंस तो अभी हम आगे देख भी लेंगे कनकेव लेंस क्या है। तो कनकेव लेंस यूज करोगे आप शॉर्ट साइटेडनेस को या मायोपिया को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब इसका उलट क्या होगा, इसका उलट होगा फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या जिसे हाइपरोपिया कहेंगे। अब फार साइटेडनेस में क्या है कि आपको दूर की चीजें तो बड़ी अच्छी नजर आएंगे, ठीक है, दूर की चीजें आपको बहुत अच्छी आएंगी, आपको 20 20 साल के, 25 25 साल के आपको विजन क्लियर होगा। आप कहोगे कि मैं तो 20 सालों बाद मुल्क को या फलानी चीज को इस तरह का कर दूंगा, मेरा विजन ये है। लेकिन जो कल होना है आपको उसका नहीं पता कि कल जो सा है मुल्क में ये तबाही होनी है, तो मैंने उसका क्या करना है, ठीक है। या आपको पास की चीजें नजर नहीं आ रही और आपको वो दूर 1500 किलोमीटर दूर जो चीज पड़ी है वो आपको नजर आ रही है, तो ये क्या है, ये फार साइटेडनेस कहते हैं इसको, ठीक है। फार साइटेडनेस या हाइपरोपिक, ये आपकी बीमारी होती है। ये भी आंखों के रिलेटेड, ये दो बीमारियां, मायोपिया या हाइपरोपिया, फिर और भी हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर सवाल इसके रिलेटेड पूछा जाता है। अब मायोपिया को किस तरह ठीक करोगे, कनकेव लेंस बता दिया हमने, ठीक है, कनकेव लेंस, नहीं नहीं कनकेव, मायोपिया के लिए कनकेव, और फार फार साइटेडनेस के आप कन्वेक्स यूज करोगे। फार जो है आपका, जो दूर का आपको जब नजर नहीं आ रहा होता, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज करोगे। तो इसको आपने याद रख लेना। तो ये आपके पास क्या थी, आंखें, ये आपकी क्या थी, आंखें। अच्छा जी, कान भी हो गए, ये आप पढ़ ले जाओ, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, इसके अंदर तीन जो आपकी वो होती हैं। अच्छा जी, स्किन आ गई, इनर लेयर आउटर लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना इसको, सबसे बड़ा आपका ऑर्गन क्या है, ये आपका स्किन है, ठीक है, ये इसको पढ़ लेना। अच्छा जी, नोज आ गया आपका,
सेंस के हैं। और इसमें जो सा है ये इसको भी देख लेना कि ये आपके पास क्या है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व है, और ये आपके ब्रेन को ये भेजेंगे, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये बस पढ़ लेना थोड़ा सा कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्मेल कुत्तों की होती है, ठीक है। और ये आवर नोज जो सा ये 10,000 डिफरेंट सेंट और स्मेल, ये डू यू नो वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये वन पेपर में कभी इनमें से भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने क्या रखना है, थोड़ा सा इसको आपने जहन में अपने बिठा लेना है, शायद कभी गलती से वो आपसे पूछ ले। अच्छा जी, उसके बाद ये खुद ही पढ़ लेना, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। टेस्ट बर्ड्स जो से हैं, टेस्ट बर्ड्स आपके होते हैं 3 तरह की, ये देखो क्या है, बिटर, यहां से आपका पता लगेगा, सॉरी साइड से पता लगेगा, साल्टी जो सा है, अभी इनके 3 है। देखो आपकी जो सी है ना जुबान, उसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं आपके, जो अपर सरफेस है ना, उसमें जो सा उन्होंने ये बताया हुआ है। और ये इसमें जो सा है टेस्ट आपका कैसे पता लगा, आपने कोई चीज यहाँ जुबान के ऊपर लगाई, तो फिर वही सेल आपका जो नर्व सेल होता है, वहां से आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा, हाँ जी ठीक है, क्या कहते हैं, उसने भाई साहब जी ये मीठा खाया है, खट्टा खाया है, इस तरह का, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट आपकी जुबान के पार्ट्स है ना, वो डिफरेंट टेस्ट आपके वो करते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, मीठा है, साल्टी है, खट्टा है, तुरश जिसे हम कहते हैं, या मीठा है, इस तरह की चीजें। तो अब वो बता रहा है कि आपको आपकी कौन सी जुबान जो सी है, वो जुबान का जो साइड है वो आपको बताती है कि आपका मीठा है। तो ये आप जो आपकी बिल्कुल ये जिसे हम कहते हैं चूंच होती है, कहते हैं नहीं आपकी जुबान, काफी सारे लोग होते हैं उनकी चूंच बड़ी लंबी होती है, तो माएँ कहती हैं कि जुबान बहुत चलती है तो काटनी पड़ेगी आगे से, तो वो यही चूंच होती है, ठीक है। तो ये स्वीट जो आपका है वो यहाँ से, साल्टी आपका ये साइड से पता लगता है, और ये बिटर जोन सा है, ये जो आपके बिल्कुल बैक साइड होती है, तो वो आपका ये बिटर, ये तीनों को जरा आप तस्वीर बनी हुई है तो ये सिंपल सी है, ये आप इनको देख लेना कि इनके कौन कौन से टेस्ट कहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, तो ये रेस्पायरेशन और ये आप इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटोसिंथेसिस क्या है, मेक क्या कहते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस, ये प्लांट्स क्या है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसके बारे में इतना दिमाग खपाने की आपको जरूरत नहीं है, अगर किसी को दिल करेगा तो वो पढ़ लेना, तो उसको पता लग जाएगा कि दिमाग जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का पता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो सा है ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर आया, सनलाइट आई, और उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। इसके हवाले से एक चीज अभी रिसेंटली भी पूछी गई थी, वो आपने याद रखनी है फोटोसिंथेसिस का, कि एक आपका फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें आपका क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, ऑक्सीजन। लेकिन जो आपका रेस्पिरेशन है उसमें क्या होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिवर्स ऑपोजिट हो जाता है। रात को जो आपके ये क्या कहते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, दिन के अंदर वो आपको क्या कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन रात को क्या होता है, जिसकी वजह से हमें कहा जाता है कि रात को आप पौधों के नीचे भी ना सोया करें, रात को ये प्रोसेस उल्ट हो जाता है। रात को कर लेना इंपॉर्टेंट है। रात को क्या होता है, रात को ये होता है कि जो आपके पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो आपके ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, वो खारिज कर रहे होते हैं। इसलिए रात को ये रिकमेंड किया जाता है, और ये सवाल भी पूछा जाता है कि रात को क्या होता है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। कि वो क्या हो रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सॉरी वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, वो क्या कहते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं, तो उल्टा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए रात को ये किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये इनके पढ़ लीजिएगा। लाइट टेम्परेचर, नॉर्मली प्लांट्स जो से 25 से 35, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये रेस्पिरेशन का अगेन आया हुआ है, किस तरह रेस्पिरेशन हो रही है, ये सारी फोटोसिंथेसिस, और इसको ही आप लोग देख लोगे, इतना इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा वो नहीं है, एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। अच्छा जी, इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन, इसके पहले कि मैं यहाँ जाऊँ इन्वायरमेंट और इंट्रैक्शन के ऊपर, अच्छा जी, मैं जरा यहाँ दोबारा आ रहा हूँ, यहाँ आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। या 7th क्लास की बुक हमने खोली है, ये सारी बुक्स आज आपको भेज दूंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले आपकी एक तो मैंने जैसे आपको बोन्स का कुछ बता दिया था, उनके नाम आपको एयर्स वगैरह के पता चले गए। बाकी आपको अगर नहीं पता लगेंगे तो वो मैं आपको वैसे अभी थोड़ा सा एक बता देता हूँ
कि आपके जो हाथ हैं, ठीक है, हाथ हैं आपके, जो बाजू हैं, हाथ और क्या कहते हैं बाजू, इनको मिला के ना, इनके अंदर 32 वो होती हैं हड्डियां, 32 और जो हाथों के अंदर आपकी जो बोन्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है उनको, हाँ कार्पल बोन्स, CARPL, कार्पल बोन्स। जो हाथों के अंदर आपकी हड्डियां हैं, अगर कभी पूछ लिया जाए तो कार्पल बोन्स जो सी हैं ये आपकी कहाँ होती हैं, तो हाथों की जो हड्डियां होती हैं हैंड्स की, उनको क्या कहा जाता है, उनके अंदर कार्पल्स, और फिर वो आगे उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, मेटाकार्पल्स वही वगैरह, उनकी इतनी डिटेल में ना जाना, अगर फिर बता रहा हूँ किसी को शौक होगा वो डिटेल में इन चीजों को पढ़ सकता है, तो लेकिन स्पेसिफिक रहो और अपने लिहाज से तैयारी करो तो बेहतर रहेगा। PPSC की जो तैयारी कर रहा है तो उसको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, 3-4 नंबर के आते हैं तो उसमें यही बेहतर है आप लोगों के लिए। कार्पल बोन्स हैंड के अंदर आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद जोन सा अगर हम बात करें तो हैंड्स के बाद यहाँ शोल्डर के ऊपर आए, तो आपके शोल्डर के ऊपर जो सी एक बोन होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन्स, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन का किसी को, हर किसी ने सुना होगा ब्यूटी बोन, बड़े लोगों को ख्वाहिश होती है और उसकी बड़ी वो कदर की जाती है। तो ब्यूटी बोन का नाम पता किसी को, किसी को पता हो, सबने साइंस पढ़ी हुई है। कोई तो बताए, नहीं पता किसी को, कोई आइडिया, कोई तुक्का ही लगा दो, गूगल करके, गूगल ना करना, वैसे बता देना। कोई C से शुरू होता हो नाम उसका, कोई कैल्विक टाइप का इस तरह का है, कैल्विक बोन, ब्यूटी बोन जिसे कहा जाता है आपकी, ये जो आपकी गर्दन के ऊपर यहाँ से नजर आ रही होती है ब्यूटी बोन, ठीक है, कैल्विक, कैल्विक बोन उसे कहा जाता है, ब्यूटी बोन जो सी होती है आपकी, ठीक है, उसको, हाँ कैल्विक बोन, कैल्विक बोन, ठीक है, उसको ब्यूटी बोन का दूसरा नाम क्या है ये जिस तरह ने लिख दिया कैल्विक बोन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसका नाम आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो आपकी पसलियां होती हैं, पसलियां, जिनको क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, रिब केज, RIBCAG, रिब केज, पसलियां 24 होती हैं, पेयर होता है इनका, ठीक है, 12-12 का, तो 24 पसलियां हो गई आपकी। और इसमें एक और भी बोन होती है, टोटल आपकी ये जो आपका पसलियों वाला हिस्सा इसमें 25 होती हैं, एक तो 24 आपकी पसलियां हो गई, और एक और भी होती है उसका मेरे ख्याल में नाम होता है स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम, एक और बोन भी होती है, तो टोटल जोन इस एरिया के अंदर आपके 25, हाँ स्टर्नम बोन, ठीक है, तो ये आपकी 25 जोन ये। और ये स्टर्नम बोन क्यों लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एक सवाल पूछा जाता है, वाइडेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे चौड़ी, वाइडेस्ट का क्या मतलब, चौड़ी बोन, ठीक है, हड्डी, चौड़ी हड्डी कौन सी है, स्टर्नम होती है, STRNUM, ठीक है, ये यूसरा ने स्पेलिंग भी लिख दिया, स्टर्नम। तो स्टर्नम बोन जो सी है ये क्या है, ये आपकी वाइडेस्ट बोन होती है, ये सवाल पूछा जाता है। सॉफ्टेस्ट, शॉर्टेस्ट वो बता दिया मैंने आपको, स्टेपल्स जो आपकी 3 हड्डियां कान के अंदर हैं वो आपकी शॉर्टेस्ट है, सॉफ्टेस्ट है, वाइडेस्ट हमने देख ली। अभी जैसे ओन आपको जो लॉन्गेस्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो भी आपको बता दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, अब हमें होता है रीढ़ की हड्डी एक है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसको क्या कहा जाता है, ये वर्टिब्रेट्स होते हैं ना आपके, हमने उस दिन देखा था कि वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स इनको कहा जाता है। तो ये 33 के करीब आपके वर्टिब्रेट्स की हड्डियां होती हैं, वर्टिब्रेट्स होती हैं, ये जो आपकी ये रीढ़ की हड्डियां है ना, ये एक तो बड़ी सी होती है ना, इसमें छोटे छोटे अगर उसको करें तो 33 हड्डियां ये बनती हैं। आप ये 206 ऐसे नहीं बन जाती, आप ऐड करोगे ना, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ कि 32 आपके हाथ और उसमें 25 ये, 33 आपके वर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद बाकी कान की हमने देखी, और बाकी इसी तरह अगर हम ब्रेन में जाएंगे तो ब्रेन के अंदर भी जो सा है वो भी आपकी अभी आगे उसमें भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर किसी ने अभी लिखना है तो उसमें 8 मैंने आपको वैसे स्कल के अंदर बताई थी, और आपके 32 दांत हो गए, ठीक है, 32 दांत हम देख चुके हैं। और ये जो आपका शक्ल है, फेस है, 14 जो आपके फेस के अंदर होती हैं, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ क्या है, एक सवाल लिख लो, स्पाइनल कॉर्ड होती है जो आपकी रीढ़, वो क्या कहते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड यही होती है आपकी रीढ़ की जो हड्डी, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी एवरेज लेंथ पूछ ली जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली 18 इंच की होती है, 18 इंच, ठीक है, कितनी होती है, 18 स्पाइनल कॉर्ड जो सी है आपकी उसकी 18 इंच के करीब होती है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपकी ये जो हिप बोन होती है, हिप बोन जिसे कहते हैं पेल्विस, ठीक है, हिप बोन इसको क्या कहते हैं, पेल्विस कहा जाता है। और उसके बाद ये जो सा है, ये जो आपकी पेल्विस हो गई, इसको हिप बोन को ये कहा जाता है। फिर आपके पास जो लोअर पार्ट में अगर हम आए, लोअर बॉडी में, तो आपकी क्या कहते हैं, लेग्स, जो आपकी ये पाँव और ये सारी, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 31 होती हैं लेग्स के अंदर, ये जो सी आपकी 31, ठीक है, 31। और इसके अंदर ही आपकी जो
सबसे इंपॉर्टेंट है थाई, जो थाई आपका होता है, थाई का हिस्सा, इसके अंदर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी हड्डी होती है जिसे कहते हैं फीमर, FEMUR, फीमर। थाई की जो हड्डी होती है ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है और सबसे लार्जेस्ट हड्डी होती है फीमर, ठीक है, FEMUR, फीमर। तो वाइडेस्ट देख ली हमने स्टर्नम, फीमर देख ली लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, और थर्ड हमने क्या है सॉफ्टेस्ट, जो सी हैं आपकी एयर की हड्डियां देख ली। फीमर हो गई आपकी। उसके बाद फीमर के बाद अगर हम बात करें तो बस यहाँ तक सही है। बाकी एक चीज याद रख लो, फीमर के बाद जो आपका ये जो होता है नी कैप, नी कैप ये क्या होता है, जो इसको क्या कहते हैं आप उर्दू में, जो आपकी नी को क्या कहते हैं, घुटना, हाँ घुटना उर्दू में, और पंजाबी में क्या कहते हैं, गोडा। गोडा जो होता है आपका गोडा, ठीक है, ये जो आपका गोडा है, हाँ गोडा, तो गोडा के ऊपर ये जो क्या होती है, एक कैप सी होती है, ठीक है, नी कैप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जौन सा, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम आपको किसी को पता हो, इसका क्या नाम, इसको कहते हैं पटेला, पटेला इस तरह का कोई नाम है, PATELA, ठीक है, पटेला बोन, हाँ ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसका नाम दूसरा क्या है, इसको नी कैप भी कहा जाता है या पटेला बोन होती है ये, ठीक है। तो ये आपकी नी कैप हो गई। उसके बाद जौन सा है, अगर हम देखें तो आपकी लोअर लेग्स की अगर हम बात करें तो वहां पे डिफरेंट बोन है, उनको हमें करने की जरूरत नहीं है। और उसमें क्या कहते हैं आपके, यहाँ बस एक चीज लिख लो, टार्सल बोन होती है, जो टार्सल, टार्सल TARSL, ये जो आपके पाँव है, फुट, उसकी जो बोन्स है उनको टार्सल कहा जाता है, TARSL, बस वो याद कर लो अगर करनी है। तो उसके अलावा बाकी आपकी होती हैं टिबिया बोन है, फिबुला हैं, ये और हैं, ये लोअर पार्ट बॉडी के अंदर होती हैं, जो लोअर आपकी लेग्स हैं। तो ये इतनी करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को फिर शौक होगा, अगेन बता रहा हूँ, तो वो कर सकता है, लेकिन टार्सल कर लेना कि अगर पूछ ले कि टार्सल जोन सी हैं, क्योंकि कार्पल बोन्स कहाँ है, हाथों के अंदर, तो ये पूछ लिया जाता है कि जो हाथों की हड्डियां हैं उनको कार्पल बोन्स कहा जाता है, इनके अंदर फिर मेटाकार्पल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जोन सा है आपका, जो पाँव है उनमें क्या है, टार्सल, कार्पल टार्सल, इस तरह याद रखना है, कार्पल और टार्सल। टार्सल क्या है, फुट के अंदर TARSL, टार्सल, और कार्पल बोन्स या मेटाकार्पल जोन सी हैं, ये आपकी कहाँ है, ये आपके हाथों के अंदर आती है, ठीक हो गया। तो ये आपने जो सा थोड़ा सा इनको क्या करना है, याद रख लेना है। और इसी के अंदर मेरे ख्याल में आर्म्स के अंदर होते हैं, मेरे ख्याल में इसके बायो वाला ये यूसरा, ये कहाँ होती हैं, क्या कहते हैं, फ्लैंजेस, ये आपके हाथों के अंदर होते हैं, ये आर्म्स के अंदर फ्लैंजेस होते हैं, फ्लैंजेस जो होते हैं, इसके बारे में अगर कोई मुझे बताए। फ्लैंजेस मेरे ख्याल में हैंड्स के अंदर, ये भी हैंड्स के अंदर होते हैं फ्लैंजेस। और जो आर्म्स होती हैं, आर्म्स, उनकी फिर हड्डियों को क्या कहा जाता है, जो आपके बाजू हो गए, बाजू जोन सा है उनके अंदर कौन सा है, ये आपकी जो बाजू की हड्डियां हो गई, ये जो कोहनी जिसे होती है उससे नीचे, अगर फ्लेंजिस जोन सी हैं, ये आपके आर्म्स उसमें हो गए, हैंड में, तो उसको उनमें क्या, उनको क्या कहा जाएगा, अच्छा रेडियस उल्ना, ठीक 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 ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आर्म्स हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, रेडियस हो गया उल्ना, वो एक और भी होगी मेरे ख्याल में, ह्यूमरेक्स, इस तरह की कोई होगी, ठीक है, चलो ठीक है, ये किसी ने करनी होगी तो कर लेना, वरना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बाकियों के लिए, ठीक है। हाँ ह्यूमरस, ये हो गया। अच्छा जी, हड्डियां क्लियर हो गई। अपनी हड्डियां चेक कर लो, सारी पूरी हैं। एयर को हमने देख लिया, उसके अंदर तीन है जैसे हमारे पास, और उसमें आपकी क्या है, जो तीन हैमर है, एनवेल है, स्टिरअप है। अच्छा, और यहाँ ये वो याद है मैंने स्टेप्स बताया ना आपको, वो तीनों को भी कहते हैं, ये जो आपकी स्टिरअप है, स्टिरअप, ठीक है, स्टिरअप, उसी को स्टेप्स भी कहा जाता है, ठीक है, उसी को भी स्टेप्स ही कहा जाता है। तो वो अगर आ जाए कभी स्टेप्स की जगह स्टिरअप भी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, तो वो आपने इसमें भी देख लेना। अच्छा जी, हमने क्या क्या चीजें देख ली थी, हमने बेसिक्स सारी देख ली थी, बायो के अंदर हमने बोन्स देख ली, एनाटॉमी अगर हम कहें, मैं सिंपल कहूँ तो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी जो सी है वो क्या है, उसको हमने देखा था। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया, और हार्ट में भी इतनी कोई चीज़ें नहीं थी, मेन जो दो तीन चीज़ें थी कि वो उसका काम क्या है जी, ब्लड जो सा है उसको सर्कुलेट करवाना, और उसके बाद वो किस तरह आर्टरीज और वेन्स वगैरह वो भी चीज़ें हमने देखनी थी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इतना कोई मसला नहीं है, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया
तो उसके अंदर एक ही चीज का नाम आपको आना चाहिए, जिसको विंड पाइप कहते हैं, जो आपकी सांस की नाली है उसका नाम पूछा जाता है, वो ट्रैकिया। और जिन जिन्होंने ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर को देखा है तो उनको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा इन चीज़ों के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इसमें क्या क्या हिसाब किताब है। अब एक लास्ट चीज़ हमारे पास है, आई जो कान है आपका, उसको भी हमने देख लिया था, जिसके अंदर सबसे आपकी सॉफ्टेस्ट और स्मॉलेस्ट हड्डी है। कान, आंख को देख लिया, उसमें कॉर्निया क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसके बारे में शायद कभी आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाए, वो है आपकी, जिसको कहा जाता है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर दो तीन चीजें सिर्फ आपने याद रखनी है। एक तो इसके भी यहाँ लिखा भी होगा, इसके पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके क्या है आपको पार्ट्स, मैं कोशिश करूंगा नर्वस सिस्टम पढ़ाकर जो इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं वो आपको बताऊं और हम इसको आज एंड करें। अच्छा जी, ब्रेन जो सा है आपका, इसमें क्या है, हमने आपका जो ब्रेन और ये आपका जो दिमाग है, ये आपका स्टोरेज, इसमें सारी चीजें आपके पास होती हैं स्टोर, आप जैसे करते हैं ह्यूमन, जो सा है आपका दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट आपका फीचर है पूरी बॉडी के अंदर। और इसके जोन से हैं, क्या कहते हैं ये, इसको एक सेकंड यहाँ क्या होंगे, ये है, मैं हाईलाइट करता जाऊँ आप लोगों को फायदा हो जाएगा। ये ठीक है, ये जो आपका स्कल है, बॉडी स्कल है, ठीक है, ये जो आपका स्कल है इसे क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अब इसके जो तीन पार्ट्स हैं ना, ये आपने याद रखना है, एक फोर ब्रेन है, एक आपका मिड ब्रेन है, और एक आपका हिंड ब्रेन है, उसके अंदर है, लेकिन उससे पहले ये तीन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर क्या है, सेरेब्रम है, ये आपका क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस है, ये डिफरेंट, इनको अगर ना भी याद करो, जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या याद रखना है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो सा एक चीज याद होनी चाहिए, इसमें आपको जो सी एक चीज याद होनी चाहिए वो ये है कि इनके फंक्शंस क्या क्या है, हल्का हल्का सा ब्रीफ बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एक तो है आपका टॉप मोस्ट जो सा है पार्ट, उसके बारे में पूछा जाता है, वो है सेरिब्रम। पूछा जाता है कि सबसे टॉप के ऊपर आपका जो दिमाग है उसके अंदर जो आपका है वो क्या है, सेरिब्रम। और ये सबसे लार्जेस्ट है, ये भी सवाल पूछा गया है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज कॉल्ड, वो कौन सा है, उसे क्या कहा जाता है, वो सेरिब्रम होता है, और ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इसको जो सा है इसके अंदर भी इसको लेफ्ट और राइट में तकसीम किया जाता है, लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेरिब्रम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उम्मीद है आप लोग इसको साथ साथ लिख रहे होंगे। सेरिब्रम के लिए इंपॉर्टेंट ये है, जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कंट्रोल क्या करता है, सेरिब्रम जोन है, या आपकी क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है, ये एक्शंस आपके, जिसमें आपका सोचना, जिसमें आपकी फीलिंग्स, ठीक है, जिसमें इमोशंस आ गए, आपका आपका देखना, आपका सुनना, आपका सूंघना, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हेयरिंग, आपकी सुनने की जो समात होती है, कुव्वत समात, मेमोरी, ठीक है, और उसके बाद आपका बोलना, स्पीच, आपने कोई डिसीजंस वगैरह लेने हैं, ये जितने एक्शंस हैं सारे, ये आपका सेरिब्रम जोन है वो कंट्रोल करता है। वो क्या करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। फिर आपका आता है सेंसर, सेंसरी, जो आप सूंघते हैं, जो आप नाक के थ्रू सूंघते हैं, वो आपका जोन सा है सूंघने वाला सेंसरी जो फंक्शन परफॉर्म करता है, वो ये थैलेमस जोन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या कंट्रोल करता है, सेंसरी जो आपके फंक्शंस हैं, सेंस, ये जो आपके सेंस, सॉरी क्या कहते हैं, सेंसरी, सॉरी आपके जो फंक्शंस हैं वो क्या करता है, वो आपका थैलेमस जोन सा है वो उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद जोन सा है आपका जो हाइपो, ये थैलेमस के नीचे ये आ गया थर्ड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये क्या काम करता है, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर आपका कंट्रोल करेगा, ठीक है, आपकी जो भूख है, आपकी जो प्यास है, ठीक है, वो इसके थ्रू कंट्रोल होती है। और उसके बाद जोन सा है आपकी, बस यहाँ तक जोन सा, ये भी आप ये याद रख लो, ठीक है, कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, और एक अगर फोर्थ लिखना है तो ये जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो भी जोन सी हैं, ये हाइपोथैलेमस जोन सा, ये दिमाग का जो पार्ट है, ये जोन सा है इसके कंट्रोल में ये आती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फोर ब्रेन इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों के फंक्शंस क्या क्या हैं, यही सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये आपने क्या करना है, ये इसको याद रख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद जोन सा है, अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं तो हमारे पास वैसे नीचे तो ये एक तो है, ये अब ये दो याद रख लेना। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, ये है सेरिब्रम, नीचे है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, और मिड ब्रेन दरमियान में आता है, और हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम है, ये BELLUM, सेरिबेलम, ये क्या है, सेरिबेलम, ठीक है, एक रम है एक लम है, तो ये दोनों को आपने याद रख लेना। और ये जो सेरिबेलम साहब हैं, ये क्या है, सेरिबेलम साहब, ये आपका क्या काम करते हैं, ये आपकी जोन सा बॉडी का बैलेंस जोन सा है,
आपकी बॉडी का बैलेंस, मतलब हमारा दिमाग ये तो काम कर रहा है ना कि हमने एकदम ऐसे हमारी बॉडी दो पाँव पे चल रही है, गिर नहीं रही, तो ये बॉडी का बैलेंस मेंटेन है, तो वो ये जो सेरिबेलम साहब हैं ये वो ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये क्या है, ये आपका ये काम कर रहे हैं। तो और उसके बाद यहाँ नीचे पोन्स हैं आपके, ये पोन्स, ये जो आपको रातों को नींद आती है या किसी को नहीं भी आती, तो ये जो आपका पोन है ये आपका सोने का फंक्शन, आप कोई चीज जो उनसे है टेस्ट, जो आपका टेस्ट होती है उसके फंक्शन, और ये जो आप कोई चीज निगलते हो खाते हो तो वो जोन सा है, ये पोन्स जोन सा है, इस तरह का फंक्शन ये एक्सप्लेन कर वो करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है आपका एक इंपॉर्टेंट मेडुला, मेडुला, ठीक है, मेडुला साहब जोन से हैं, ओब्लोगेंटा, ओब्लोगेंटा, ओब्ले जो भी होता है इसको पढ़ लेना जो भी होता है, ठीक है। ये एक तो याद रखिएगा, ये मोडेला एब्लोगेंटा जोन सा है भाई साहब जोन से हैं ये आपके, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है कि ये आपका जो हार्ट बीट है, आपकी ब्रीदिंग हो गई, ठीक है, आपकी ये क्या कहते हैं डाइजेशन वगैरह हो गई, ये सारे ये ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ यही, ये देखें ये आपकी यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी यही जो आपका हिंड ब्रेन के अंदर ये जो पोर्शन होता है, ये स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसके साथ भी यही कनेक्ट होता है, तो ये आपके लिए फिर क्या है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो सा है यहाँ ही क्या कहते हैं आपका इसके अंदर आपके, जैसे हमने ग्लैंड्स वगैरह तो आपको पता लग गए होंगे कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, और ग्लैंड जो है आपके लिक्विड स्क्रीट करते हैं, तो इसी तरह कुछ ग्लैंड्स होते हैं आपके इसके अंदर भी, हर पार्ट के अंदर ग्लैंड्स होंगे। तो जो आपके दिमाग के अंदर जो ग्लैंड है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें दो ग्लैंड है और दोनों आपके पेपर के अंदर पूछे गए हैं, एक है आपका पिचुअरी ग्लैंड, शायद पिचुअरी ग्लैंड यहाँ कहीं लिखा हो, ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको लिख लेना, पिचुअरी ग्लैंड, PITUITARY, पिचुअरी ग्लैंड। ये पिचुअरी ग्लैंड जो है ये आपका इस इधर होता है, मेडुला ओब्लोगेंटा जो है ना इसी साइड पे यहाँ होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके हवाले से सवाल पूछा गया था कि मास्टर ग्लैंड जो है किसको कहा जाता है, या मास्टर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो दिमाग में पाया जाता है, पिचुअरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड जो है वो कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो सा है अगर हम बात करें तो उसके बाद इसी के अंदर दिमाग के अंदर ही आपका एक और ग्लैंड भी होता है दिमाग के अंदर ही, अब वो पता नहीं किस साइड पे होता है उसको देख लेना, ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, सुनिए लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं कहा मैंने, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, वो तो सेरिब्रम है, वो तो ये मैंने बताया सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, वो मैं ग्लैंड की बता रहा था कि यहाँ एक पिचुअरी ग्लैंड होता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ होता है आपका पीनियल ग्लैंड, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, ये आपका दिमाग के अंदर होता है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो तो लीवर है पूरी बॉडी का, और जो पीनियल ग्लैंड है ये दिमाग के अंदर होता है, ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, पीनियल ग्लैंड, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, ये आपका दिमाग के अंदर होता है, और पूरी बॉडी का आपका सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो आपके दिमाग के अंदर पाया जाता है। सबसे लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा जो है वो आपका क्या है, तो लीवर है, और स्मॉलेस्ट जो है उसका नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड, और वो आपका दिमाग के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये भी इसे क्या करना है, याद रखना है। और उसके बाद नीचे ये बाकी चीजों को आप ये डू यू नो वगैरह इसको पढ़ लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 1.5 किलोग्राम होता है, ये सवाल पूछा गया है, एडल्ट मैन का एक वेट कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है, और इसके में जो सा है इतने न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो सी आप इसको देख सकते हो, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग खुद जो सा है वो देख लें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप उसमें सारी चीजें देख चुके हो, ये आप, अच्छा ये 8 की क्लास में है, ठीक है, ये आप सारी चीजें क्या है देख चुके हो, ये देखो ये आपका सारा जो सा है क्या कहते हैं किडनी वगैरह, ये सारी चीजें आप उसको देख सकते हो, ये हमारे लिए डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपल सिंपल जो इनकी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आपका जो यूरिन होता है उसके अंदर आपकी वाटर, और उसके सेकंड नंबर पे यूरिया, यूरिया का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो वाटर होता है उसमें परसेंटेज, और उसके बाद यूरिया परसेंटेज, या इनका वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको जनरल सा एक हल्का सा इसका आइडिया होना चाहिए कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, बाकी हमारे पास इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो हम कर चुके हैं, वो आप उसमें देख लीजिएगा, कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि 8 की मैंने पहले ओपन किया, 7 की चीजें वो हैं जो हमने कल देखी थी, अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये आप 7 की जो चीजें थी ये क्या थी, ये कल हमने ये इनको किया था, ये आपकी एसोफेगस आ गई, ये स्टमक आ गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किस तरह आपका खाना जाएगा, किस तरह पे बाइल जूस, और ये सारी चीजें हम इसको देख चुके थे। अच्छा, यहाँ से ये थोड़ी सी साथ साथ इनकी बीमारियां आपने देखते जानी, एक तो मैंने आपको बीमारियां भेज दी क्या क्या होती हैं, लेकिन कुछ पूछ, अब डायरिया क्या है आपकी, अब डायरिया जोन सी है ये आपके खाने के रिलेटेड है, स्टमक के रिलेटेड जोन सी है ये, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे आपकी शुगर है,
आपकी शुगर क्या है जी, वो आपके जो पेंक्रियाज होते हैं उनके हवाले से है, पेंक्रियाज के हवाले से ही होती हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, आपका पेंक्रियाज क्या सिक्रिएट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पेंक्रियाज के क्या सिक्रिएट करते हैं, नाम क्या है, नाम मेरे ज़हन से स्किप हो गया उसका, वो जो शुगर में लगती है, क्या नाम है, इंसुलिन, हाँ इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, ये हम कर चुके हैं कि जो पैंक्रियाज हैं वो क्या सिक्रिएट करते हैं, तो इंसुलिन जो है वो सिक्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपने इसमें याद रखनी है। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जो ये आपकी, ये भी आपकी मैदे की, स्टमक की ये डिजीज है, तो ये इनको आप लोग जो है वो देख लोगे, तो इसमें आप लोग का इतना मसला नहीं है। बायो जो सी ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको कोई मसला होगा या होना चाहिए, इसमें ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो आपकी क्या हो गई हैं, वो आपकी कवर हो चुकी हैं। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम नीचे आए तो हमारे पास, हम थोड़ा सा वो एटम्स की तरफ चलते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आज, क्योंकि आज मैंने इसको वाइंड अप करना है चीज़ों को। तो ये बायो को हमने बहुत ज़्यादा टाइम भी दे दिया और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ जो हमारे पास एटम्स हैं, एटम के अंदर, अगेन ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड में ज़रा, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका क्या, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब हमने एटम को अगर हम देखें, हमारे पास जो एटम भाई साहब होते हैं, हमारे पास क्या है, एटम भाई साहब। तो इसकी अगर हम बात करें, एटम में हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है जी, एटम के अंदर हमारे पास एक तो ये जो इर्द गिर्द इसके क्या है, घूम फिर रहे हैं, उनमें एक आपके पास क्या होगा, एक तो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं कि सेंट्रल पार्ट जो एटम का होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये गोल दायरा ये जो है ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, उसके साथ क्या है, न्यूट्रॉन है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमने सोलर सिस्टम में देखा था कि आपके सूरज के गिर्द, आप इसको समझ लो ये आपका सूरज है, न्यूक्लियस क्या है, सूरज है, और इसके इर्द गिर्द ये सितारे घूम रहे हैं डिफरेंट, ठीक है। ये क्या है, उसके इर्द गिर्द जो है एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर, वो जो पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ आपकी वो एक तरह से रिवाइज भी होगी। अब यहाँ ये जो हो गए आपके, अब प्रोटॉन क्या है, अब प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ दो तीन चीजें यहाँ नहीं लिखी हुई, वो मैं साथ साथ बता दूंगा, वो आप लोगों ने देखते जाना है। अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक तो बात याद रखिए, एक साइंसदान था, उसका नाम था रदरफोर्ड, RUTHERFORD, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज हम देख चुके हैं हमारे पास होता है क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर, ठीक हो गया, इस पे ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका जो मैस होता है, इसका जो मैस होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका इसका प्रोटॉन का वो होता है। अगर किसी का वो क्या कहते हैं नहीं भी है, तो आप इसका इतना कोई मसला नहीं है, तो एक चार्ट जो है आप उसमें से इसको देख के लिख सकते हो। और ये आपका लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है कि 1837 टाइम्स जो सा है प्रोटॉन का मैस ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो दोनों के ऊपर मैस के अंदर फर्क है, चार्ज के अंदर कोई फर्क नहीं होता। चार्ज के अंदर बस ये है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव है, और चार्ज दोनों के ऊपर जो वैल्यू है उसकी वो सेम होती है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ आई थिंक -19 कॉलम्स है, ठीक है, -19 और कॉलम आपको पता है कि वो क्या है, चार्ज का यूनिट होता है, उसको कॉलम कहते हैं। अब 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 क्या है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या होगा, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम भी चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सिंपल सा आपने याद रखना है, ठीक है। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, आपके पास क्या है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो सा है वो किसने डिस्कवर किया था, जिसके बारे में पूछा जाता है, ये था प्रोटॉन आपका था, क्या कहते हैं, रदरफोर्ड, अल्लाह भला करे इसका। और जो इलेक्ट्रॉन था वो किया था जे थॉमसन ने, वो क्या किया था, जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो सबसे लाइटेस्ट जो पार्टिकल है, जी जी जी, जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, लाइटेस्ट पार्टिकल वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके लाइटेस्ट हैं, बड़े हल्के से हैं, ठीक है। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो सा है, ये आप यहां से भी देख सकते हो, ये लाइटेस्ट कैसे आपको पता लगेगा, अगर मैं इन तीनों के, वो मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, यहाँ लिखे नहीं हुए, कि अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास क्या कहते हैं न्यूट्रॉन है, आपके पास क्या है, आपके पास जो न्यूट्रॉन है
उसका जो सा है, अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं आपका वो, उसके वेट की बात कर रहे थे ना हम उसकी। सेकंड, 7th क्लास की बुक है, 7th क्लास की। तो अगर हम क्या कहते हैं इसकी मैथ्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² होता है। लेकिन जो प्रोटॉन है ना उसका है 1.67। तो अगर हम इसका फर्क देखें ना, अगर हम इनका फर्क देखें तो ये इतना ज्यादा बनता है कि प्रोटॉन का मैस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके हवाले से सिर्फ दो तीन चीजें आपने याद रखनी है, इनका मैस, इनका चार्ज डिस्कवर किसने किया। प्रोटॉन को किसने किया, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन को किसने किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे जे थॉमसन साहब ने। और न्यूट्रॉन जो कि उसके नाम से न्यूट्रल है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है न्यूट्रल। और जानवर जैसे जो है, जानवर क्या होता है, जानवर न्यूट्रल होता है। जैसे जानवर न्यूट्रल होता है तो उस तरह से क्या है हमारे पास न्यूट्रॉन भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, तो उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको चैडविक जो है, चैडविक, उसका क्या नाम था, चैडविक, जेम्स जेम्स चैडविक था, हाँ जेम्स चैडविक। तो चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो, न्यूट्रल होता है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ कि एटम क्या है, वो भी न्यूट्रल होता है। क्यों, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव है, प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, एटम इज न्यूट्रल। तो ये सिंपल सी एक इसकी एक्सप्लेनेशन है, अगर कभी वैसे कोई जनरल सवाल पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एटॉमिक एंड मास नंबर, ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर को ये डोनेट किससे किया जाता है, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा गया है। एटॉमिक नंबर को जी से किया जाता है, ठीक है। और जो मास नंबर होता है उसको ए से किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, ए से किया जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर होता क्या है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो जो न्यूक्लियस के हमने देखा था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको एटॉमिक नंबर कहेंगे। अब हाइड्रोजन का अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका हम क्या मतलब लेंगे, इसका मतलब हम ये लेंगे कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि ऑक्सीजन के पास, जैसे कार्बन, सॉरी कार्बन का यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन के कितने हैं, कार्बन में 6, तो इसका क्या मतलब है, 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, क्यों, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि उसके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 8 प्रोटॉन है। और प्रोटॉन जो सा है वो किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपने सब याद रखने हैं। और उसके बाद मैस नंबर क्या होता है। अब मैस नंबर जो सा है, मैस नंबर ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो वो मैस नंबर बन जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है ए से। अब कार्बन में क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, लेकिन उसमें 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो मैस नंबर क्या हो गया, 12। क्या हो गया, 12 हो गया। और ये याद रखिएगा, ये दोनों, ये भी चीज कि जो आपका ए क्या है, मैस नंबर, मैस नंबर हमेशा ऊपर लिखा होता है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है। यहाँ ये कोई भी अगर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ क्या कहते हैं, ये एन ए लिखा हुआ है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तो उसके ऊपर क्या है, 23। 23 क्या है, मैस नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नीचे ये क्या है, ये है एटॉमिक नंबर जो कि 11 है, और वो क्या होता है, वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो ये जो सा है आपने ये इसका ध्यान रखना है। और याद रखिएगा, नंबर ऑफ, एक जो आपका न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ जो होते हैं आपके, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स, वो यूजुअली जो है वो इक्वल होते हैं। वो क्या है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही, क्या, क्योंकि बैलेंस न्यूट्रल रहना है ना उसने। अगर 6 प्रोटॉन है उसके ऊपर 6 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, ताकि उसका जो चार्ज है उसको कैंसिल किया जाए। तो ये जो सा, ये आपने ये चीज भी याद रखनी है। बाकी ये फिर वही चीजें आ गई कि उनके वो जो मूवमेंट कर रहे होते हैं अराउंड, जिसके पाथ गोल गोल घूम रहे हैं जिस पाथ के अराउंड, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम शेल्स कहा जाता है, उनको शेल कहा जाता है। और ये शेल का फार्मूला 2n2, ये भी एक दफा पूछा गया था कि शेल कैसे कैलकुलेट करने हैं, 2n2, और n क्या है, नंबर ऑफ शेल। ये एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं, तो वो आप 2n2 से करेंगे। अब यहाँ देखो, अगर 1 है तो पहले शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरे शेल में क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं। इसी तरह आप जैसे जैसे n का नंबर 1 शेल, बल्कि यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है कि दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
तीसरे शेल के अंदर 18 आ सकते हैं। ये सारे सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं। अगर आपको 2 and 2 का फार्मूला पता है तो वहां आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप इनको याद करो कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, फिर 13 आते हैं, फिर इस तरह बढ़ जाते हैं, सॉरी 18 आते हैं। तो आप इससे अच्छा 2 and 2 याद करें, और वो आपसे कहें कि 5वें सेल में बताएं, तो आप यहाँ n की जगह 5 पुट करें। 5 को ये क्या कहते हैं 25 और 2 50, तो आपके 5वें के अंदर 50 आएंगे। तो इस तरह जो है आपको ये सिंपल सा फार्मूला याद हो तो आप क्या है कहीं भी उनको कैलकुलेट करके बता सकते हो। ये इस तरह ये देखें इन्होंने करके दिखाया भी हुआ है। ये सारी चीजें ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। ये वैलेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कंसेप्ट के लिए कि उसकी कैपेसिटी को बताता है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कैसे क्या कहते हैं जुड़ सकता है, कि एक एटम नहीं जुड़ सकता। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन एटम है वो 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ये 4 को लूज करता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वैलेंसी सॉरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह मैक्सिमम जो सी है क्या कहते हैं, जैसे ये लिखी हुई है किसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, और सॉरी एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है, कार्बन की 4 है। जिन्होंने वो बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, उनको कार्बन से बड़ा वास्ता पड़ता है। तो ये आगे जाके बड़े प्यारे प्यारे से बॉन्ड्स बनाता है और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाता है कार्बन। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटाइन क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। जब पॉजिटिव चार्ज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा आपके ऊपर, कि आपके पास जो सा इलेक्ट्रॉन जो सा है वो एक कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो से उन्होंने ही आगे पीछे होना है, तो उससे ही आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, उससे ही नेगेटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक भाई साहब चले गए हैं तो उससे क्या है आपका पॉजिटिव आइन आ जाएगा, या उसे क्या कहा जाता है, कैटाइन कहा जाता है, कैटाइन। और अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। तो न्यूट्रलिटी जब खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या है, या पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा एटम या नेगेटिव बनेगा। उसे जब, और वो एटम नहीं फिर कहलाया जाता, वो आयन कहलाया जाता है। जब भी ये यहाँ लिखा हुआ है कि एटम, जब भी ये, बल्कि इसकी डेफिनेशन में स्किप कर गया, कि एक एटम जब भी उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर वो क्या कहलाया जाएगा, वो आयन कहलाया जाएगा। अब देखो सोडियम के ऊपर प्लस है तो इसका क्या मतलब है, ये एक आयन है। तो अब आप प्लस साइन से अंदाजा लगाओगे कि कैटाइन है। क्लोराइड जो सा है इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाओगे कि ये एन आइन है। तो इसी तरह ये सारे लिखे हुए हैं, तो ये आपने सिंपल सा इसको देख लेना। ये नीचे इनके लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन +1, इसका ये मतलब होता है कि ये एक एक ये उनकी वैलेंसी और उनसे करता है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, आइसोटॉप्स के हवाले से एक ही चीज आपने सिंपल सी याद रखनी है, आइसोटॉप। अब आइसोटॉप्स आपके पास क्या होते हैं, यहां लिखा होगा कि ये आपके जो उनसे हैं न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, इसकी पूरी अगर मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना दूं, कि ऐसे एटम्स होते हैं, ठीक है, मैस नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो उनसे हैं वो किसी एटम्स के अंदर डिफरेंट हो जाए, तो उनके वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक ही एटम होता है, एक ही एलिमेंट होता है, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स बन जाते हैं। ठीक है, अब नीचे इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और दूसरा उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इट मींस सम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, क्यों, मास नंबर के अंदर क्या आता है आपका, प्रोटॉन्स आते हैं और न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो जब न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए तो मास नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह ये देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये तीनों के नाम आने चाहिए, ये पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 या 2 न्यूट्रॉन हो सकते हैं। अब मैस नंबर हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का मैस नंबर अगर 1 है तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, अगर मैस नंबर 2 है तो इसका मतलब एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। और अगर मास नंबर जो है वो 3 हो गया, तो ये देखो, ये 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो ये क्या है, आइसोटॉप बन जाएगा। प्रोटॉन एक ही रह रहा है, जो जो जिसमें 1 1 है उसे प्रोटियम क्या क्या कहा जाता है, फिर डेट्रियम है, ट्रिटियम है। तो ये नाम आप याद ना भी करो, लेकिन आपको आइसोटॉप्स का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो आपका एटम है वो क्या बन जाता है, वो आइसोटॉप बन जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, ये सारे पढ़ लीजिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ये सबसे इंपॉर्टेंट कोबाल्ट, मैंने उस दिन ये बताई भी थी, एग्जांपल आपको बताया था कि कोबाल्ट जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होता है, कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है, आयोडीन का पूछा गया, ये जो आपका गले की जितनी ये मेरे ख्याल में गॉइटर्स वही है, ये जो आपकी गले की वो होती है, तो उसके लिए ये यूज होता है। फिर उसके बाद क्रोमियम जो है ब्लड डेफिशिएंसी, रेड ब्लड सेल्स हम पढ़ चुके हैं, 120 दिन जो इनकी वो लाइफ स्पैन होता है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस जो है बोन की डिजीज के लिए, सोडियम जो है ये स्टडी, ये आपकी क्या कहते हैं, स्टडी लिखा हुआ है, ये स्टडी होगा, ये स्टडी नहीं होगा, स्टडी होगा, ये मेरे ख्याल में इनकी मिस्टेक है पंजाब वालों की, STEAD, स्टडी के वो फ्लो सही होता रहे। और नाइट्रोजन जो है ये आपने देखा था फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होता है,
और इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन का एक और चीज याद रखो, एक तो नाइट्रोजन आपका कार्बन, जैसे हमने फायर एक्सटिंग्विशर में कल पढ़ा था ना कि CO2 यूज होता है, तो नाइट्रोजन को भी एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज कर लेते हैं। तो अगर कभी CO2 की ऑप्शन आपको ना मिले तो आप N2 जो सा नाइट्रोजन गैस है उसको भी साथ वो देख सकते हैं। मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं इनके, ये इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और आप लोग इसको पढ़ लोगे तो आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर हमें क्या कहते हैं उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे देखें तो ये फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये अगेन हम जो सा इनको क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ एक दो चीजें आगे आएंगी एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या आएंगी एक्स्ट्रा। वो ये है आपके पास, अगर आप लोगों में से किसी ने वो आएंगी मेरे ख्याल में उसको देख लेना, 8 क्लास के आगे चैप्टर में आएंगी या 7th में आएंगी, ठीक है। वो 2-3 कंसेप्ट हैं, वो है आपके मिरर, जो वैसे तो हमने देखे थे मिरर के और लेंस के हवाले से, कि मिरर आपका क्या होता है और आपका लेंस क्या होता है, और उसमें आपके पास क्या है, कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, कनकेव लेंस है और जो आपका कन्वेक्स लेंस है, वो ये 2-3 कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। अब इसमें एक बेसिक सा सिंपल सी जो चीज है ना, जो आपने एक सिंपल सी चीज जो सी है वो याद रखनी है कनकेव के अंदर, और क्या कहते हैं इसको, सॉरी, लेंस और मिरर के अंदर। एक तो सबसे पहली जो आपने चीज याद रखनी है कि जो आपका मिरर होता है, आपका एक जो मिरर होता है, ये एक ऑपरेटर्स होता है, इससे जो आपकी लाइट है ना, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट आएगी, वो आपकी क्या होगी, लाइट जो सी है वो इससे क्या होगी, वो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो आपका वो होता है लेंस होता है, वो लाइट के साथ, लाइट जो आएगी ना उसका डिफरेंट फंक्शन करेगा, वो उसे मैग्नीफाई भी कर सकता है, वो उसके साथ डिफरेंट जो है उसे मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, वो इसे क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। तो ये इस तरह से इसका बेसिक का सिंपल सा एक फर्क है, तो आपको बस जनरल थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, या इसके बारे में देख लेना कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, और इसके यूजेस। अच्छा, कल एक तो हमने पढ़ा था, मुझे ये बताओ, नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताता यार। अच्छा, कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी हमने कन्वेक्स मिरर के, सॉरी, कनकेव के हवाले से। कनकेव मिरर आप कब यूज करते हो, क्या कहते हैं, मायोपिया के अंदर या हाइपरोपिया के अंदर, कब यूज करते हो आप? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, करीब नजरी, ठीक है, दूर की चीजें नजर नहीं आती जिसके अंदर, उसमें आप क्या यूज करते हो, उसके अंदर आप कनकेव लेंस यूज करते हो। अब यहाँ एक चीज याद रख लो, यहाँ एक चीज याद रख लो, एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की 2-3 चीजें हैं जिनके हवाले से इनको साथ नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये सवाल बहुत दफा जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कनकेव मिरर जो है आपके पास, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। अब कन्वेक्स मिरर, एक चीज याद रख लें कि ये जो आपका गाड़ियों के अंदर मिरर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रियर व्यू इमेज, सॉरी मिरर, जिसे आप बैक पे देख रहे होते हैं, साइड पे लगा होता है, अंदर लगा होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर होता है, जो कि आपका व्हीकल्स के अंदर लगा होता है, ठीक है। अगर आपने किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जो यूज हो रहे होते हैं, ये सारे आपके कन्वेक्स मिरर्स यूज हो रहे होते हैं, इनको याद रख लो। इनको क्या रख लो, इनको याद रख लो कि कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं आपके, यही होते हैं जो आपके यूज हो रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर। लेकिन एक और चीज याद रखो, गाड़ियों के आगे हेडलाइट्स भी होती हैं, वो हेडलाइटों के अंदर जो यूज हो रहा होता है वो आपका कनकेव मिरर होता है। वो क्या होता है, आपका कनकेव मिरर होता है। और आपका कनकेव मिरर कहाँ यूज हो रहा होता है, ये जो आपके घरों घरों के अंदर शीशे होते हैं, जिसके अंदर आप देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप देख के अपनी शेव कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप देखकर अपना मेकअप वगैरह सेट कर रहे होते हो, तो वो आपका कनकेव मिरर होता है। ये जो आपकी टॉर्च वगैरह आती हैं, इनके आगे जो लगा होता है ये कनकेव मिरर लगा होता है, ठीक है। तो ये मिरर होते हैं, ये मिरर होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके मिरर होते हैं। फिर दूसरे जो लेंसेज होते हैं, जैसे हमने कल देखा था हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है उसकी हमने बात की थी, वो लेंसेज होते हैं जो मैग्नीफाई करते हैं चीजों को। ये जो आपका कैमरा होता है जिससे आप तस्वीरें खींचते हो, आपका जो मोबाइल वगैरह, उसके अंदर जो उसके अंदर लेंस लगा होता है, उसके आप साथ डिफरेंट जूम कर लोगे, जूम इन कर लोगे, इस तरह के मैग्निफिकेशन डिफरेंट मैनिपुलेट कर सकते हो उस इमेज को, तो वो आपका लेंस होता है। तो कैमरे के अंदर एक पूछा जाता है तो उसके अंदर आपका जनरली जो है वो कन्वेक्स जो लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज किया जाता है। तो ये कनकेव, कन्वेक्स, इसके हवाले से कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपको क्या है, याद होनी चाहिए कि जो गाड़ी के आउटसाइड का जो बाहर वाला जो जहां लाइटें लगी होती हैं, सफेद का लाल, वो लाइटें, वो क्या है, कनकेव होता है। लेकिन जो अंदर आपके साइड वाले जो मिरर होते हैं, या जो आपका वो मैग्नीफाइंग मिरर होता है, और दूसरा सिक्योरिटी पर्पज के लिए डिफरेंट यूज किए जाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके कन्वेक्स मिरर जोन से होते हैं, उनको यूज किया जाता है। उनको क्या यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर जोन से वो उनको यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
उसके बाद मिरर्स वगैरह की बात करने के बाद लास्ट दो तीन चीजें बस मैं आपको बता दूं, उसके बाद जोन सा है आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज इतनी अब टफ है कि आप लोग जोन से हैं उसको नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर ये कल, क्योंकि हमने ये सारी चीजें ज्यादातर देख ली थी, अब इसमें ये देखो, ये 8 की बुक में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स के हवाले से आएगी, वो क्या आएगी वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। इनके रिएक्शंस जो उनसे हैं, ये देखो ये हैं सारे। नीचे अगर मैं, बल्कि सॉरी, मैं लाइट वगैरह का नीचे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारे लाइट वाले जो मैं आपको लेंस, ये ठीक है, इसको इतना समझ लेना किस तरह लेंस बनता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आया, रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। लाइट आती है, एक मीडियम के अंदर के ऊपर गई, वहां से बैक चली गई, उसी मीडियम के अंदर रही, वो रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन अगर लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर लिया, लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर लिया, तो वो रिफ्रैक्शन होगी, आर से रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। ये देखो ह्यूमन आई, ये कैमरा, ये लिखो, ये देखो ये मिल गया आपको कन्वेक्स लेंस, कैमरे के अंदर अभी बता रहा था कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपको मिल भी गया। तो ये सारी चीजें, ह्यूमन आई ये आ गया, ये दोबारा वही चीजें हम पढ़ चुके हैं, कॉर्निया क्या है, पीपल क्या है, आइरिस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर लेंस वगैरह यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल के साथ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। ये आपकी शॉर्ट साइटेडनेस आ गई, मायोपिया आ गया आपका, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस आ गई। और यहाँ इन्होंने ये देखो कनकेव लेंस, आप कनकेव लेंस यूज करते हो, कल कोई कह रहा था नहीं सर कन्वेक्स करते हैं, तो ये देखो आप जो मैंने आपको चीज बताई है वो क्या है, वो आपकी वेरीफाई भी होगी। ये देखो मायोपिया कहते हैं और करेक्टेड बाय यूज कनकेव लेंस, तो ये आपका। फिर उसके बाद लॉन्ग साइटेडनेस आ गई, तो उसको किस तरह करोगे, कन्वेक्स लेंस के साथ करोगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हाइपरोपिया, ये देखो हाइपरोपिया, ठीक है। तो ये आपकी चीजें जो सी हैं वो आपकी दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। यूज लेंस के यूज कहाँ कहाँ है, इनको दोबारा देख लेना। ये आपके जो से हैं मैंने कुछ बता भी दिए हैं, कुछ यहाँ से आपको मिल भी जाएंगे, वरना जो मैंने बता दिए हैं उसी के हवाले से उससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जरा थोड़ा सा, इसमें ज्यादातर चीजें तो हम देख चुके हैं, इसके यूनिट्स वगैरह को देख लेना, यहाँ लिखा होगा, यहाँ तो नहीं है वो मेरे ख्याल में, पहले कि जैसे करंट है उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। उसके बाद वोल्टेज होते हैं, उसका यूनिट क्या है, वोल्ट होता है। फिर आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम होता है। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, आर इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर एम्पेयर। इनको वोल्टेज को एम्पेयर पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, जो कि ओहम के, जिसको हम कैलकुलेट किस में करते हैं, ओहम के साथ करते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है। तो वो आपने थोड़ा सा देख लेना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, और वो उसके बारे में थोड़ा सा जो सा आपसे पूछा जा सकता है। फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट फिजिक्स के अंदर जो सा है, ये चीजें क्या कहते हैं आपका, जो आपको ये इसमें जनरल जनरल साइंस के अंदर, आपकी एवरीडे साइंस में आप चीजें सुनते हो, जैसे आप आजकल सुन रहे हो गैस की कमी हुई है, सीएनजी है, एलएनजी क्या है, ठीक है, इनके मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनका मतलब पता होगा। सीएनजी का क्या मतलब है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एलएनजी का क्या मतलब है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। फिर उसके बाद एक आपकी वो दूसरी होती है, क्या कहते हैं उसको, सीएनजी, एलपीजी, हाँ एक एलपीजी होती है, ये जो आपके रिक्शे वाले यूज करते हैं, एलपीजी, ठीक है, वो क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलएनजी क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये दोनों में फर्क याद रखना है, एक में पी से पेट्रोलियम है, एक में एन से नेचुरल है। एलपीजी वर्सेस एलएनजी वर्सेस सीएनजी, ये बेसिक बेसिक इनके मतलब आपको पता होने चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद जो सा है आपको, हमने वो देख चुके हैं, हमारे पास मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें हम उसमें देख चुके हैं। कुछ आपके पास वो मीटर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो कुछ आपको समझ भी आ जाए। और कुछ अगर आपको क्या कहते हैं, हाँ जैसे एक और इसकी पूछ लिया जाता है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया था, काफी सारे आप लोगों के घरों में भी होगा, मेरे जहन में आ गया, यूपीएस। यूपीएस का मुझे मतलब बताओ, यूपीएस का क्या मतलब होता है। यूपीएस का अगर किसी को मतलब पता है तो जरा यूपीएस का मुझे मतलब तो बताओ, यूपीएस का क्या मतलब है। यूपीएस का मतलब बताओ, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो यूपीएस का क्या मतलब है जी, आपके पास अनइंटरप्टेबल, अनइंटरप्टेड नहीं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये आपके पास यूपीएस का मतलब, ये सवाल पूछा जाता है कि यूपीएस का मतलब बताएं जी, हम अभी बताएं यूपीएस का मतलब क्या है। तो यूपीएस का जो मतलब है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपीएस का क्या मतलब है। उसके बाद क्या कहते हैं, यूपीएस के बाद अगर हम बात करें, एक सेकंड रुको यार, एक चीज मेरे जहन में आ रही है, इससे पहले कि वो स्किप हो जाए, मुझे सोचने दो जरा, वो क्या है, वो एक टॉपिक था, मुझे एक सेकंड देखने दो जरा, एक सेकंड दो मुझे।
अच्छा जी। तो कुछ हमारे पास जो मीटर्स होते हैं उनको हम देख ले, जैसे उनको मैं आपको बता देता हूँ जनरल सा आइडिया, और आप लोग जो सा है वो आपने देखना है कि कुछ मेजर चीजें करने के लिए यूज होते हैं जैसे। तो कुछ तो सिंपल सिंपल से हैं आपके पास, जैसे अब अच्छा यहाँ ना दो हैं, अभी मैंने करंट की बात की थी ना, उसी के रिलेटेड मेरे जहन में ये आ रहा था। तो दो मीटर होते हैं, एक आपका होता है उसे कहते हैं एम मीटर, एक क्या होता है एम मीटर, और एक आपका और होता है उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, GAL, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर और एम मीटर में फर्क सिंपल सा है जो कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनर चक्कर दे देता है। अब गैल्वेनोमीटर का एक चीज याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर भी करंट को क्या करता है, करंट के लिए यूज होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर फिजिक्स में हम यूज करते हैं। ये आपके पास आपने देखा होगा उसमें एक सुई सी होती है। गैल्वेनोमीटर में एक वर्ड लाइन में बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिडक्ट, सॉरी डिटेक्ट, डिडक्ट कह रहा हूँ, डिटेक्ट, कि उसको डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है कि नहीं, सिर्फ डिटेक्ट करने का फंक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का इलेक्ट्रिकल करंट को। गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है, गैल्वेनोमीटर का सिर्फ इतना सा फंक्शन होता है कि वो क्या करे, वो डिटेक्ट करे कि करंट जो सा है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक सर्किट के अंदर से। बेशक वो ठीक है कोई भी सर्किट है हमारे पास। अभी सर्किट के टाइप भी होते हैं सीरीज और पैरेलल, ये भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, तो वो सिंपल सी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। तो गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि उसने सिंपल डिटेक्ट करना है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जो एम मीटर है, एम मीटर नाम कहां से रखा है, एम्पेयर से, एम्पेयर से, ठीक है, एम्पेयर हमने अभी देखा करंट का यूनिट है एम्पेयर। तो एम मीटर का काम क्या होता है, मेजर करना कि करंट अगर फ्लो तो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है 10 एम्पेयर कर रहा है, 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, पॉइंट्स में है, 10-15 हज़ार एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो कम उसको मेजर करना वो एम्पेयर मीटर का काम होता है। अच्छा वोल्टेज कितने जा रहे हैं जी, वो वोल्ट मीटर का काम होगा। इसी तरह जो सा है आपका वो होता है ओहम, ओहम मीटर ही होता है, जो आपका वो भी इसी वो जो आपकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है, ये मेजर करता है। लेकिन मेन जो स्टूडेंट्स को मसला आता है वो एम मीटर और गैल्वेनोमीटर में आता है, एक डिटेक्ट करता है, एक मेजर करता है, दोनों करंट के हवाले से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमने प्रेशर देखा है, प्रेशर आपका बैरोमीटर होता है, ठीक है, BAR, और बैरोमीटर, बैरोमीटर का क्या काम है, वो प्रेशर को वो करता है। फिर किसी ने उस दिन भी पूछा था कि वाटर वेपर्स जिसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो सा है उसका जो मीटर होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो नहीं, हाइग्रो, HYG, हाइग्रोमीटर, HYGRO, हाइग्रो, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये ऐसा मीटर है जो आपका ह्यूमिडिटी जो सा है उसको करता है। फिर ह्यूमिडिटी के साथ ही जो सा है, अगर साथ तो नहीं है, एक और आपका मीटर होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर अभी इसी से मेरे जहन में आया। हाइड्रोमीटर क्या करता है, वो डेंसिटी जो सा है आपका वो मेजर करता है, ठीक है, हाइड्रो डी से, हाइड्रो डेंसिटी, डी से डेंसिटी, डी से हाइड्रो, हाइग्रो जी आ रहा है, और जी से आप याद कर लो, वैसे जी तो नहीं आता ह्यूमिडिटी में, तो हाइग्रोमीटर क्या ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है, प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज होता है। फिर उसके बाद टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वो क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर, ठीक है। और एक अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था वो कि आपने वो करना है प्योरिटी ऑफ मिल्क, कि आपका जो दूध है वो कितना प्योर है, तो उसके लिए एक मीटर यूज होता है, उसे कहते हैं लैक्टोमीटर, LACTO, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर किस लिए यूज करते हैं कि दूध आपका कितना वो है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो सा है, ये जो स्पीड जो आजकल, आजकल तो वैसे गर्मी है, लेकिन जो विंड आपकी स्पीड किस हम कहते नहीं है कि आज इतनी तेज हवाएं चलेंगी, ठीक है, तो वो जो हवाओं की स्पीड है, हवाओं की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए एक आला होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनेमोमीटर, उसको क्या कहते हैं एनेमोमीटर, ठीक है, एनेमोमीटर होता है आपके पास। और टेम्परेचर का तो आपको हम देख चुके हैं पहले भी, थर्मोमीटर होता है, मरकरी मोस्टली जो यूज होता है, फ़ारेनहाइट उसके अंदर स्केल होता है। फिर आपका ये भी हम शुरू में जब मैंने आपको क्या कहते हैं जियोग्राफी भी और उससे पहले एवरीडे साइंस के अंदर हमने ये देखा था कि जब जलजिला आता है, ठीक है, जो आपकी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी वजह से, तो उसकी मैग्नीट्यूड को, उसकी क्या है मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक की हम मेजर करने के लिए एक स्केल है, उसको क्या कहते हैं रेक्टर स्केल, उसको क्या कहते हैं रेक्टर स्केल। तो मैग्नीट्यूड को अर्थक्वेक की हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, रेक्टर स्केल की मदद लेते हैं। लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड, और एक है मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक ग्राफ होता है जो बनता है, उसको कहता है सिस्मोग्राफ। तो एक मैग्नीट्यूड को हमने देखना है तो उसके लिए रेक्टर स्केल, और जो इंटेंसिटी है उसके लिए सिस्मोग्राफ। और बाकी इसके बाद बाकी चीजें सिंपल सी चीजें, एक हाँ उसका क्या नाम होता है मुझे कोई ये बताओ, ये जो ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, ब्लड प्रेशर BP, ब्लड प्रेशर, उसका मेजर करने के लिए एक आला होता है, उस आले का जल्दी जल्दी नाम बताओ मुझे, उस आले का क्या नाम है, उस आले का नाम बताओ, ये जो आपका, उसका नाम बताओ जल्दी जल्दी।
कितने आप वो बैठे हो सारे बायो वाले सारे, किसी को नहीं पता? किसी ने नहीं नाम उसका सुना हुआ? स्पिगमो मैनोमीटर, स्पिगवो स्पिगमो मैनोमीटर, SPY, इतना बड़ा सारा उसका नाम बचपन में सबने सुना होगा। स्पिगमो मैनोमीटर, एस, हाँ, स्पिगमो मैनोमीटर। ये आपका ब्लड प्रेशर वाला जो आला है उसको क्या कहा जाता है? काफी सारे उसमें स्टूडेंट समझे वो जो होता है स्टेथोस्कोप होता है, वो नहीं होता। वो आपके डिफरेंट, उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसको वो क्या होता है आपका स्पिगोमैनोमीटर जो होता है वो होता है। और उसके बाद ये हीट का ये पढ़ लेना, कंडक्शन क्या होती है, ठीक है, कंडक्शन क्या होती है आपकी, जनरली ये सॉलिड्स के अंदर होती है आपकी, ठीक है। और उसके बाद जो सी कन्वेक्शन होती है एक आपकी, कन्वेक्शन वो आपकी होती है लिक्विड्स और क्या कहते हैं गैसेस के अंदर कन्वेक्शन होती है, ठीक है। इनका थोड़ा थोड़ा सा फर्क जो सा है वो आप देख लेना। जनरली बात कर रहा हूँ, जैसे वैसे कंडक्शन लिक्विड उसमें भी होती है, लेकिन कन्वेंशन में ये होता है कि जो मीडियम जो सा होता है जिसके साथ आप हीट कर रहे होते हो वो उससे डायरेक्ट एक तरह से टच में आ जाता है। तो ये कन्वेक्शन, ये सारी इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं किस तरह से कन्वेक्शन वगैरह ये होती है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। तो ये आप लोगों को इसका भी जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ये फिजिक्स की चीजें, ठीक है। तो रेडिएशन का तो आपको पता है। हाँ, वो जो मैं चीज कह रहा था ना कि एक मेरे जहन से स्किप हो गई है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने आपको बताना था, उसमें से सवाल भी पूछे जाते हैं, वो है कलर्स। यहाँ मैंने कहीं चैप्टर, हाँ ये आ गया, लाइट का आ गया। अच्छा जी, ये एक तो जब भी प्रिज्म से आपकी लाइट गुजर पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, आपकी लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसमें ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको मैंने क्या बता दिया कि इसमें मीडियम चेंज हो जाता है। ये देखो, रिफ्रैक्शन में क्या है, पासिस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। रिफ्लेक्शन के अंदर मीडियम चेंज नहीं होता। और इसमें लाइट क्या है, इसमें अपनी चेंज डायरेक्शन भी चेंज करती है, स्पीड भी, लेकिन इसमें क्या है, मीडियम चेंज हो जाता है। बेसिक फर्क रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर आपने याद रखना है। बाकी इसमें वो क्या कहते हैं, तस्वीरें भी बनी होंगी, ठीक है, वो आप इसको सारों को देख लोगे। और ये लाज आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो देख लेना आप। तो यहाँ जो मैंने एक चीज आपको बतानी थी ना, ये एक तो ये चीज, ये अभी रिसेंटली ये भी पूछा गया था। उसमें ऑप्शन थी 180, 60, कि कौन सा एंगल, जो सा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो सा होता है उसके ऊपर जो सा वो कितने डिग्री, 90 डिग्री का अगर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो सा है, ये भी इसका आपका जनरल उसका सवाल है तो पूछा जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ एक चीज है वो, ये इसको भी पढ़ लेना, जिसे हम कहते हैं नजर का धोखा। आपको दूर कोई चीज पानी जैसे, ये तो हर किसी ने अपनी जिंदगी में एक दो दफा इसको देखा होगा कि आपको जिसे कहते हैं नजर का धोखा, ठीक है, दूर से आपको कोई चीज अपरेटस नजर आ रहा होता है तो ट्रायंगल तो नहीं है, मैंने तो ट्रायंगल का तो नहीं बताया मैंने आपको। मैं तो इसका बता रहा हूँ कि 90 का जो एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये ऊपर सिंपल सिंपल सी चीजें डायग्राम्स के साथ बनी हुई है, आप उनको देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, उसको जब इन दोनों को डिवाइड करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लेना। तस्वीरें साथ बनी हुई हैं, कोई इतना वो रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सिंपल सी चीजें। अच्छा, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपके पास कितने कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 7 कलर। तो जब भी आपकी लाइट, व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरेगी तो कितने कलर्स के अंदर वो हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, 7 कलर्स के अंदर, ठीक है। तो ये 7 कलर्स आपको एक तो सिंपल ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्पर्स हो जाएगी, ये आपको कलर्स आने चाहिए। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है, वो हमारे लिए ये है, ये रेनबो देख लेना किस तरह बनती है, लाइट आती है और इसमें रेनबो के कलर्स की वो आपको वो याद होनी चाहिए, ठीक है। रेनबो के कलर्स जो से हैं, वायलेट इंडिगो जिस तरह से, ये मैंने असल में जो मेरे जहन से स्किप हो रहा था, ये मैंने आपको बताना था। प्राइमरी कलर्स क्या हैं और दूसरे सेकेंडरी कलर्स, और प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है। अब प्राइमरी कलर्स क्या है, एक तो डेफिनेशन देख लेना कि वो कलर्स, वो कलर्स जो क्या है दूसरे कलर्स बनाने के लिए यूज होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं। और प्राइमरी कलर आपके पास क्या है, रेड ब्लू ग्रीन, आरबीजी, आरबीजी, ठीक है। इसको इस तरह याद होगा, आरबीजी, प्योर ट्रिक बनाना है बना लेना, रेड ब्लू ग्रीन आरबीजी। रेड ब्लू ग्रीन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास
तीन कलर्स हैं जिनको हम प्राइमरी कलर कहा जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाते हैं, सेकेंडरी कलर्स। अब सेकेंडरी कलर, अच्छा, रेड ब्लू ग्रीन तीनों को मिक्स करो तो क्या बनता है, व्हाइट बनता है। और अब याद रखो, ऐसे कलर्स जो के प्राइमरी कलर्स को, या दो कलर्स प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाया जाए, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, दो चीजों को हमने वो मिक्स किया, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या, सेकेंडरी कलर्स होंगे। और सेकेंडरी कलर्स अब आप देख लो कौन कौन से हैं, और यहां से ये इनको एटलीस्ट देख लेना कि रेड और ग्रीन को मिक्स करते हो तो येलो बनता है, रेड और ब्लू को करोगे तो ये पता नहीं कौन सा कलर है, ये बनता है। फिर रेड और ग्रीन और ब्लू को करोगे तो मैग्नेटा बनता है। तो ये अगर थोड़ा सा इनको देख लेना, अब जैसे ये है कि आपके पास रेड है, और उसके बाद जो सा है आप ब्लू को मिक्स कर रहे हो और ग्रीन को मिक्स कर रहे हो, तो क्या बन रहा है, येलो बन रहा है। ये देखो येलो बन रहा है। तो ये इनके कॉम्बिनेशन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम। इनको अगर स्किप भी कर दोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक ये पता होना चाहिए प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, तीन है, आरबीजी। इनको इनको जितना रिपीट कर सकते हो, इसलिए मैं मेरे जहन से उसको बार बार ये स्किप हो रहा था, क्योंकि मैंने ये लाजमी जो सा बताना था, ये दो तीन दफा भी रिपीट हुआ है ये सवाल। तो आरबीजी क्या है, आपके प्राइमरी कलर्स हैं जिनसे मिलके जो के आगे आपके डिफरेंट और कलर्स बनाते हैं। तो ये जो सा ये आपने याद रखना है आरबीजी का। तो ये बड़ा आपके पास जो सा सिंपल है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास वेव्स, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्स वेव कौन कौन सी हैं, ट्रांसफर वेव जो सी होती है आपकी, इसमें आपके क्या परपेंडिकुलरली जो सा है वो मूव कर रही होती हैं। इसमें क्या है आपके पास, ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर, और यहाँ आपकी लॉन्गिट्यूड वेव। लॉन्गिट्यूड वेव में क्या है, परपेंडिकुलर नहीं होता, पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। बस ये एक आपने दो लाइंस याद रखनी है। ये देखो ट्रांसफर वेव्स में क्या है, परपेंडिकुलर, a wave in which particle of the medium moves up and down perpendicularly to the direction of the wave। ये देखो perpendicularly जोन सा है वो मूव कर रहा है, ये देखो perpendicularly ये, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये क्या होती हैं, ट्रांसफर वेव होती हैं। और ये दो पॉइंट्स अगर कभी चलो देख पता होना चाहिए आप लोगों को, तो ये जो टॉप का पॉइंट है, ठीक है, ये जो टॉप का पॉइंट है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो उसे क्रस्ट कहते हैं, और जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे जाती है तो इसे ट्रफ कहते हैं। तो इसको भी देख लेना। वैसे कभी मैंने देखा नहीं इस तरह का सवाल, लेकिन चलो जब पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्ट लेने में क्या हर्ज है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल, उसमें क्या है होगा आपका, पैरेलल होगा। और इसके अंदर वहां क्या है, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, और इसमें आपने क्या है, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस जो हैं ये किसके अंदर बनते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर बनते हैं। और जो आपके क्रस्ट और ट्रफ हैं ये आपके ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर बनते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या बनते हैं, आपके क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। और ट्रांसफर वेव्स जोन से हैं उनमें जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर जोन है वो जा रहे होते हैं उसमें। और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पैरेलल होते हैं, और इसके अंदर क्या बनते हैं, कंप्रेशंस बनते हैं। कंप्रेशन बनते हैं जब वो कंप्रेस हो रहे होते हैं, और फिर क्या होता है, रेयरफेक्शंस बनते हैं जब वो क्या होते हैं खुद से पार्टिकल्स जोन से वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी ये देखो, जो आपका स्प्रिंग जिस तरह से हो गया, ठीक है, स्प्रिंग स्प्रिंग के अंदर जो सी आपकी वेव्स बन रही हैं वो क्या होंगी, वो आपकी ये देखो उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि किस तरह कंप्रेशन हो रही है और किस तरह रेयरफेक्शन होगी। तो ये जो सा ये आप इसको देख लेना, ये आपको वो नहीं होगा। बाकी ये सिंपल सी चीजें। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है। और वेवलेंथ को का उल्ट 1/, वेवलेंथ अगर उल्टा, और इसकी वो साइन क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, लेमडा, लेमडा, लेमडा जो सा होता है, लेमडा वो इसका होता है वेवलेंथ का। और इसको क्या कहते हैं, 1/λ उल्टा कर दें तो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो ये सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है आपके एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, ठीक है, वो क्या होता है, ये देखो इसको क्या कहते हैं, ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, और उसके बाद इसका यूनिट क्या है, इसको 1/, अगर लैम्डा करें तो उसको इनवर्स कर दें, क्या कहते हैं आपके वेवलेंथ को, या फ्रीक्वेंसी को इनवर्स कर दें तो आपका वो बन जाता है। ये बेसिक बेसिक से कंसेप्ट, इसको आप पढ़ लेना। और ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मैंने पहले हाईलाइट करना था, लेकिन मैंने कहा जब इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इसमें आपकी जो एयर है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर क्या है, गैस के अंदर। ये तो हम देख चुके हैं कि आपके पास जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ ये हम स्टील में देख भी रहे हैं 6000 है, वुड के अंदर पे 3000 है, सबसे कम क्या है एयर के अंदर 330। और 330 मैंने क्या बताई थी, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड जो सी एयर के अंदर कितनी होती है, 330 होती है। ठीक हो गया। और उसके बाद इनका ये जो सा है ये रिलेशन, ये थोड़ा सा देख लेना। ये इतना वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं वो इसका आइडिया हो जाएगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद पिच, लाउडनेस, ये भी हम पहले चीजें देख चुके हैं, ये हमारे लिए इतना दोबारा हम इसके ऊपर इतना वो नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये फिर वो आपके सर्किट आ गए, इनको हम देख चुके हैं। सीरीज सर्किट, ये वही पैरेलल सर्किट जो मैंने आपको बताया, इनको आप हल्का सा देख लेना। एनर्जी आपकी किस तरह से ट्रांसफर होती है, चार्ज किस तरह फ्लो होते हैं, रेजिस्टेंस क्या है जिसका मैंने अभी बताया, ओहम होता है आपका, ठीक है।
तो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस आ रही होती है, और उसके बाद ये इसका फार्मूला बता दिया, ओहम ला। ये ओहम ला इसे कहा जाता है, इसका यूनिट भी ओहम है, वोल्टेज ओवर करंट, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, ओहम कहा जाता है, ओहम ला। सर जॉर्ज साइमन ओहम इसका पूरा नाम था, और ये इसने जो सा है क्या किया था, रिलेशनशिप फाउंड किया था रेजिस्टेंस के दरमियान, करंट के दरमियान और वोल्टेज के दरमियान। तो इसलिए इसको उसी के नाम से ऊपर क्या कहा जाता है, ओहम ला कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओहम ला जो सा है वो कहा जाता है। ये अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। और उसके बाद ये मल्टीमीटर, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये इसको देख लो कि मल्टीमीटर, मल्टी नाम से पता लग रहा है कि उसमें मल्टी टैलेंट है, रेजिस्टेंस भी कर सकता है, वोल्टेज भी कर सकता है, करंट भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये पावर क्या होती है, पावर का यूनिट किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर, ये आपने याद रखना है। और किलोवाट आवर जो सा इसमें एक वो होता है हॉर्स पावर भी होती है, वो मेरे ख्याल में 700 समथिंग 786 मेरे ख्याल में किलोवाट आवर के बराबर होती है। हार्स पावर किसका यूनिट है, हार्स पावर जो है वो आपका ये जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट हार्स पावर। तो ये भी काफी दफा ये स्टूडेंट्स को जो है वो क्या भूल जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूज वगैरह 3 पिन नॉट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। अच्छा जी, स्पेस इन्वेस्टिगेट हम कर चुके हैं, जरूरत नहीं है। जॉर्ज लेमात्रे साहब आए, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी, इसको तो हम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं। ये सारा प्रीस था, ये बेल्जियम, ये बेल्जियम, ये देखो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये पढ़ लेना, रिवाइज हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी सारी। बिग बैंग थ्योरी आपके किस तरह, स्टार किस तरह, कलर ऑफ स्टार किस तरह बनता है आपका, ठीक है, ये आपके कुछ स्टार्स हैं, और ब्राइटनेस किस तरह है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम जो है वो लगाने की जरूरत है। तो यहाँ ये चीज़ें क्लियर है ना, गैलेक्सी और ये सारी चीज़ें, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद तो यही है, तो मसला होना तो नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें इनको देख लोगे, कोई मसला मसाइल है तो मुझे बताओ फिर।